ओके, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम सर। आपको स्लाइड्स नज़र आ रही हैं और मेरी आवाज़ भी साफ आ रही है? जी सर। ओके। पहले ये कि मैंने ये अभी लास्ट लेक्चर की अ, उसको ओपन किया है। इट इज़ फॉर द पर्पस कि आपके कोई क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर हैं तो हम उसको एड्रेस कर लेते हैं। प्रीवियस और कोई अर्लियर एनीथिंग जो आपको अभी तक समझने में डिफ़िकल्टी हो, कोई पॉइंट क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कोई कोडिंग का इशू क्लियर नहीं है, एनीथिंग, प्रोजेक्ट का कोई एस्पेक्ट। सर लैब का जो काम है वो तो थोड़ा सा क्या कहते हैं मसला करता है। ठीक, क्या मसला? जी, मसला कि जैसे कि वो होस्ट वाला कोड है, होस्ट के बाद हम जो कोड लिखते हैं, ठीक है। जी, वो कोड हम उसमें वो कोड जो लिख रहे हैं सारा वो क्या कोड है। अगर वो उसके बाद हम अभी तो हमने सर हसीब ने एक कोड हमें कॉपी पेस्ट करके दिया दिखाया था कि ये एक वेक्टर का एडिशन का कोड है, आप इसे करके देखो और ट्राई करके देखो, और इस तरह बाकी कोड है। ठीक है। फिर उसके बाद आगे एडिशन वाला था, 12 जमा करना था। अब उसमें थोड़ी सी चेंजेस आती है। फर्ज करें सही। दो वेक्टर ऐड करने हैं, तो अब वो जैसे ही दो वेक्टर ऐड करने हैं, अब वो चेंज हो गया कोड। अब हमें बेसिक कंसेप्ट नहीं पता कि वो कोड क्या है, तो अब वहाँ मसला आ रहा है कि हमें उसमें चेंजेस क्या करने हैं। ओके, जी ठीक है। ऑल राइट। ओके, चले। जी, वो बेसिक कंसेप्ट नहीं पता समझ आ रहे उसके ना, कि वो हम्म। फंक्शन कर क्या रही है, वो उसमें जो लिखा हुआ वो कर क्या रहा है। है कि आयो स्ट्रीम हमने लिखा है ना, हम्म, हमें पता है कि ये आयो स्ट्रीम कर क्या रही है। सी आउट हमने लिखा है, हमें पता है कि हम सी आउट क्या कर क्या रहा है। पर ठीक जो है। हमने लिखा कि ग्लोबल लिखा, हमें ये पता, मुझे ये पता है कि ग्लोबल लिखने के बाद ग्लोबल क्या कर रहा है, वो डिवाइस के लिए है, ठीक है। और उसके बाद क्या कर रहा है। पर जो होस्ट वाली चीज है और उसके बाद जो कोड है और जो ग्लोबल के बाद जो कोड है और वो इस तरह की चीजें है ना, वो हम्म। चीजें थोड़ा इशू कर रही हैं। उसके कंसेप्ट नहीं क्लियर हो रहे सर, अच्छा। उसमें ठीक। इशू आ रहे हैं। अच्छा, और वो आप कहते हो जब चेंज करते हैं कि एक चीज़ कर ली, ऐड वेक्टर, उसके बाद जी, मल्टीप्लाई बाय वेक्टर करना है, यस, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करना है या डॉट प्रोडक्ट करना है, तो उसमें क्या चेंज वो आएगा? वो वो हो गया एलिमेंट वाइज हो गया। जब डॉट प्रोडक्ट हो गया ना, मतलब अब उसमें क्या कहते हैं, दो वेक्टर खत्म करके, अब तीन वेक्टर खत्म करके दो वेक्टर हो गए ना। ठीक है। जी, तो अब दो वेक्टर हुए। फंक्शन में दो वेक्टर पास होंगे और एक वेरिएबल पास होगा। ठीक तो है। अब यहाँ समझ नहीं आ रही कि वो जब एक वेरिएबल पास कर रहे हैं तो कहाँ कहाँ वेरिएबल उसे देना है, क्योंकि उसके जो आगे फंक्शन में भी वेरिएबल देना है ठीक है। जहाँ जहाँ वेक्टर दिया हुआ था। अब सही। उसे वेरिएबल देते हैं तो वहाँ हमें एरर आ रहे हैं वो काफी सारे। उस पे लगे हुए हैं, वो एरर आ रहे हैं, काम कर रहे हैं इस तरह। हम्म। वो पहली बात, ओके, अब इसको एरर और इनको लैब में भी देखेंगे और अभी भी देख लेते हैं। और पहली बात यह कि आपने सबने जो पहली प्रोजेक्ट था जिसमें ये सारे काम सी में करने थे, वो आपने समझ के सी में कर लिए हैं और उसको पूरी तरह इम्प्लीमेंट और समझ कर लिया है। फंक्शन बेस्ड कैलकुलेशन ऑफ सेम थिंग्स इन सी, फंक्शन बेस्ड कर लिए हैं। जी ओके। जी सर, कर लिए हैं। अच्छा, वो ज़रूरी थे और वो ज़रूरी हैं टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट सेकेंड वन, जिसमें वही सारे काम अब
क्यूडा सी में करने हैं। ठीक हो गया? जी। अच्छा, ये आपका जब पिछली दफ़ा भी लैब का था, तो मैंने दोबारा उस, क्योंकि वो बेसिक जो आपका है वो ज़रूर, एज यू आर सेइंग, उसका क्लियर होना ज़रूरी है, क्योंकि ये सब कुछ फिर उससे आगे ही हम बिल्ड कर रहे हैं। ओके, लेट्स से वी गो बैक टू दैट। ओके, सबसे पहली जो हमारी चीज़ जो आप, ये आपका सी प्रोग्रामिंग हमने सिखाया आपको, सारे प्रॉब्लम, ठीक, उन जी। सभी को फिर बारी बारी लेके टेकअप कर रहे हैं हम इसमें क्यूडा सी के साथ। और मैंने आपको जब लास्ट टाइम भी आपने ये पॉइंट आउट किया, तो आई ओपन दिस, और यही आपका बेसिक क्रक्स ऑफ थिंग्स है जो आपको बिल्कुल क्लियर होना ज़रूरी है। इसमें पहले ओवरऑल चीज़ पे चले जाते हैं, ये भी चलो छोड़ देते हैं। ये स्कीम थी, स्कीम असल में जो होस्ट आप कह रहे हो, ये होस्ट ने क्या करना है और डिवाइस ने क्या करना है कॉन्सेप्चुअली, वो ये स्लाइड है जिसको अच्छी तरह समझना हमारे लिए ज़रूरी है। और कोड में इम्प्लीमेंटेशन वाइज ओवरऑल चीज़ समझने के लिए क्या क्या करेगा, वो ये स्लाइड है। अच्छा, और जब आपने फाइनल कोड लिखा भी है और टेस्ट भी किया है और उसकी वर्किंग को भी चेक किया है, वो इनके बेसिस पे किया है। ठीक है? अच्छा, अब इनकी पहले तो ओवरऑल चीज़ पता हो आपको। ओवरऑल चीज़ क्या है जो मैंने यहाँ पे आपको बताई, कि जब आप, ये आपका जीपीयू है, ये आपका सीपीयू है, ये आपका ओवरऑल सिस्टम है। ओवरऑल सिस्टम में दोनों मौजूद हैं। पहली बात आपको ये पता हो, जब आपने ये वाला काम ऐड वेक्टर का विदाउट जीपीयू किया था सी कोड में, तो आपने सारी चीज़ इधर की थी यहाँ, और सी कोड में लिखा आपने, इसी में मेन को लिखा, यहीं पर आपने मेन से फंक्शन कॉल किया, जो यही, ये होस्ट है, असल में ये होस्ट का है, जो हमारे कॉन्टेक्स्ट में जिसको हम बाद में कहते हैं होस्ट, वो यही होस्ट है जिसमें आपने पूरा सी कोड रन किया। यहीं पे मेन था, उसमें डिक्लेयर किए, इनिशियलाइज किए, और उन्हें फंक्शन कॉल किया, और इधर ही वो फंक्शन था जो आपने कॉल किया और वो रन हुआ, वो सब कुछ इधर हो गया। जब आपने क्यूडा सी में करना था, तो आपने कहा मैंने मेन फंक्शन जो डाटा पैरेलल हिस्सा है, जो कॉस्टली है, जिसके लिए फॉर लूप्स लगाए हुए हैं, वो काम मैंने इससे करवाना है, जीपीयू से। अब जीपीयू से काम करवाने के लिए जीपीयू ने सिर्फ ये करना है कि अगर इसकी मेमोरी में चीज़ें हैं और इसको कोई बता दे कि ये कोड रन करो, तो ये वो रन कर देगा और रिजल्ट इसकी मेमोरी, अपनी मेमोरी में डाल देगा। जीपीयू सिर्फ इस लेवल के मामलात करता है कि गिव मी एवरीथिंग रेडी, टेल मी व्हाट टू डू एंड आई विल डू इट वेरी फास्ट। बस जीपीयू का ही काम है। बाकी सारा काम अभी भी सीपीयू का है, जिसको हम होस्ट कहते हैं। जीपीयू डिवाइस है जो एक काफ़ी हद तक एक बहुत हाई स्पीड बट ए डम थिंग है। ये हाई स्पीड में तो किसी पैरेलल चीज़ को इसको पकड़ा दें तो बहुत तेज़ी से काम कर देगा, फॉर लूप्स इसके लिए ज़रूरत नहीं है, और ये फास्ट स्पीड है। बट इट इज़ प्रीटी डम। इसको हर मामला इसके लिए होस्ट ने ही तैयारी करानी है। होस्ट ने, इसके पास भी मेमोरी है, होस्ट के पास भी मेमोरी है। इनिशियली चीज़ें, डेटा, प्रोग्राम
प्रॉब्लम इसके पास है। तो लाइक सी कोड में कि इसी के पास ए और बी वेक्टर में डाटा था, ए और बी वेक्टर इसने अपने बनाए जैसे सी कोड में बनाए थे, उन्हें इनिशियलाइज किया जैसे सी कोड में इनिशियलाइज किया था, और इसने उसी की तरह फंक्शन मेन में डिक्लेयर किए, मेन ने इनिशियलाइज किए, मेन ने अब होस्ट फंक्शन कॉल किया कि यार ये इनको ऐड कर दो, जिस तरह सी कोड में आपने किया था। अब जब वो उस फंक्शन में अब गया तो होस्ट ने डिसाइड किया कि वो ये काम, होस्ट या ये सीपीयू, पहले वो ये काम मेन में कॉल करता था, ये फौरन खुद ही ये काम शुरू कर देता था। होस्ट फंक्शन जो थी कॉल की थी वो खुद ही वो काम करती थी, दो फॉर लूप या एक फॉर लूप लगा के बारी बारी सीक्वेंस में वेक्टर्स को ऐड करना है तो एलिमेंट बाय एलिमेंट, वन बाय वन, वन बाय वन फॉर लूप में ऐड करती। अब जब क्यूडा सी के साथ ये काम करना था और मेन ने वो फंक्शन कॉल किया कि होस्ट यू डू दिस वेक्टर ऐड, होस्ट डिसाइडेड या इसके यही सीपीयू डिसाइडेड कि मैं ये काम नहीं करूंगा, मैंने ये काम वेक्टर्स को ऐड करवाने का डिवाइस या जीपीयू से करवाना है जो कि बहुत फास्ट ये काम कर सकती है मेरे निस्बत। मुझे फॉर लूप्स लगा के बारी बारी 1000 टाइम्स, वो अगर 1000 एलिमेंट्स है तो 1000 टाइम फॉर लूप चलाना पड़ेगा और मैं बहुत देर हो जाएगी। इसके बरक्स मेरे पास जीपीयू है जो बहुत तेजी से एक स्टेप में पैरेलल में, उसके पास 1000 थ्रेड्स हैं, वो एक स्टेप में ये काम कर देगा। तो आई शुड नॉट डू दिस जॉब, आई शुड गिव इट टू द जीपीयू विच इज डिवाइस। लेकिन वो डिवाइस बहुत फास्ट तो है मगर डम है, वो सारे अपनी तैयारियां इसकी तरह नहीं कर सकती जैसे इसने किया है कि मैं अपने अरेज डिक्लेयर किए, अरेज फिल किए, अरेज को कैलकुलेट किया। ये काम, ये सिर्फ इसको डाटा दे दो और इसको बता दो कि तुमने क्या, कोड भी दे दो, डाटा भी दे दो, कोड भी बता दो, ये डाटा है, इस पर ये काम है, कर दो, तो ये बड़े तेज करता है। ये इसकी सूरत हाल फर्क है। तो फिर क्या हुआ, इसने तय किया मैंने ये काम खुद नहीं करना है, जीपीयू से करना है, तो इसने फिर इसको ये, जीपीयू ने कहा अच्छा मेरे से काम करवाना है तो सारी तैयारियां मुझे करके दो। अब होस्ट कोड ऐड वेक्टर का काम खुद नहीं कर रहा, अब वो जो कोड था आपका फॉर लूप में एडिंग ऑफ वेक्टर, वो इसके पास नहीं है, बल्कि वो आप देखोगे अब वो इसके हवाले हो गया। ग्लोबल में कर्नल कोड के तौर पर वो ऐड का काम इसको दे दिया। अब यहां वो कोड नहीं है बिल्कुल। अब यहां क्या है होस्ट में, अब क्या है होस्ट के कोड में, यह है कि ये बताएगा कि मैंने जीपीयू के किन मेमोरी लोकेशंस में इन वेक्टर्स को जो मेरे पास हैं, इसके पास हैं वेक्टर्स, ये वेक्टर्स भेजने हैं, तो उनके लिए मेमोरी की एलोकेशन, जीपीयू के लिए मेमोरी की एलोकेशन ये करेगा, जीपीयू की मेमोरी में अपने वेक्टर्स ये भेजेगा, कहेगा कि ओके कॉपी करो मेरा डाटा उधर, ये भेज देगा। फिर ये बताएगा कि जीपीयू तुम्हारा कर्नल कोड ये है, तो तुम इस डाटा को जो मैंने भेजा है इस पे ये काम करो। ये सारा करके कर्नल कोड लिख के अपने वेक्टर्स इसको ट्रांसफर करके और फिर लॉन्च करेगा कर्नल, कहेगा ऑल राइट रन कर्नल, इसको कहते हैं लॉन्चिंग ऑफ कर्नल, ये लॉन्च कर देगा। वो कोड जो इसने रन करना है वो भी इसको बता दिया गया है ग्लोबल में कर्नल के तौर पे, वो डाटा जिस पर इसने रन करना है वो भी यहां पर इसकी मेमोरी में इसने भेज दिया है। इसकी मेमोरी में नाम इस मुख्तलिफ है क्योंकि एक अलग मेमोरी है, इसकी मेमोरी में नाम मुख्तलिफ है। हमने आसानी के लिए इधर के नामों के साथ एच लगा दिया ताकि आपको रीडेबिलिटी वाइज बेहतर लगे। इधर एच ए और एच बी में डाटा था, इसने तय किया कि मैंने डिवाइस में उस डाटा का नाम डी ए और डी बी रखना है, और इसने ये डाटा उधर कॉपी कर दिया। और फिर इसने
लॉन्च किया कर्नल को, जैसे फंक्शन कॉल करते हैं इसी तरह कर्नल कॉल किया इसने, होस्ट ने कर्नल कॉल किया कि ओके डिवाइस नाउ रन द कर्नल। डिवाइस ने वो देख के फौरन उस कर्नल को रन किया जो ग्लोबल में था। उसके मुताबिक जहां कहीं कहा गया था अपने रिजल्ट डालो, इसने अपने ही पास रिजल्ट डाले। ये सारा काम इधर ही करता है। इसके पास इनपुट्स भी हैं, इसके पास स्पेस उसने बना दी है सीपीयू ने कि भाई आउटपुट यहां डालना, वो भी बना दिए। इनपुट की स्पेसिस बनाई, इनपुट में डाटा फिल किया, आउटपुट के लिए स्पेस बनाई, वो सब कुछ इधर बनाई। और उसने कहा रन द कर्नल, इसने वो कर्नल रन किया बड़ा फास्ट, फॉर लूप से रन नहीं किया। थ्रेड्स को मैप किया आई के जरिए से, और एक स्टेप में उसको ऐड कर दिया सारे एलिमेंट, और डीसी में डाल दिए। इसने डीए और डीबी से चीजें ली, फास्ट प्रोसेस किया कर्नल यूज करके ग्लोबल वाला, और डीसी में चीजें डाल दी। अब ये होस्ट ही ने फिर अपने कोड में बताया हुआ है कि कर्नल लॉन्च करने के बाद इसने कहा ऑल राइट आई वांट टू कॉपी बैक द डाटा। ये भी होस्ट ही कह रहा है। लॉन्च करने के बाद होस्ट ने कहा ओके गिव मी द डाटा, कॉपी डाटा। तो इसने डाटा कॉपी कर लिया वापस रिजल्ट का, वो भी दोबारा होस्ट में आया। होस्ट ही के पास इनपुट्स थी, होस्ट ही ने अपनी इनपुट्स उसको भेजी, होस्ट ने उससे कहा प्रोसेस करो। जब उसने प्रोसेस करके रिजल्ट डाल लिया, होस्ट ही ने कहा कि मुझे रिजल्ट वापस भेज दो, वापस ले लिए, एचसी में वापस ले लिए। अब होस्ट के पास डाटा आ गया, अब वो उसको प्रिंट कर सकता है कि लो भाई मेरा ये रिजल्ट है, ये मेरे एच ए ये थे, मेरा एच बी ये था, और जब मैंने उधर से प्रोसेस करके वापस अपने एच सी में बुलाया तो वो ये है। तीनों को इसने प्रिंट कर लिया। ये सारी स्कीम है कॉन्सेप्चुअली। अब ये स्कीम, इसीलिए मैं आपसे बता रहा था कि पहले कॉन्सेप्चुअली चीजों को देखना समझना जरूरी है। इसके जो मैंने अभी सारे प्रोसेस के स्टेप्स बताए हैं वो यहाँ लिस्टेड है कि जब आप कोड लिखो तो इस तरतीब में ये काम आपको सारे करने हैं। क्या है? जीरो होस्ट की मेमोरी में स्पेस, पहले इसने एच ए एच बी सी की स्पेस एलोकेट की, और ये स्टैटिक तरीके से की, इसमें मेमोरी अलॉक की जरूरत नहीं थी। हम जैसे ए एन बी एन सी एन वेक्टर्स डिक्लेयर करते हैं, इस तरह इसने एच ए एच बी एच सी को डिक्लेयर किया, और उनके अंदर लेट से रैंडम नंबर के जरिए से डाटा भरा। तो इसने अपने एच ए एच बी में डिक्लेयर किया और डाटा फिल किया एच ए एच बी में। ये अभी मेन में ये काम हो रहा है, ये फिल कर दिया डाटा पहले की तरह जैसे सी में किया था, बिल्कुल ये कोड अभी वही चल रहा है, क्योंकि अभी कोई पैरेलल का काम शुरू नहीं हुआ। तो जो मेन में आपने एच ए एच बी एच सी डिक्लेयर किए थे, एच ए और एच बी में डाटा फिल किया था बाय द रैंडम नंबर जनरेटर, ये एब्सोल्युटली अभी मेन में वही काम रिपीट हो रहा है। इसके लिए स्पेस एलोकेट की है, इसके पास अभी डाटा नहीं है, इन दो की स्पेस भी एलोकेट की डिक्लेयर करके, और उसमें डाटा भी फिल कर दिया। ये मेन में पुराना सी कोड की तरह ये वाला स्टेप है अभी। अब इसके आगे पहले जब ये फंक्शन कॉल मेन में करता था तो इस जगह ये खुद ही डाटा को ऐड करता था। अब होस्ट ने कहा मैं नहीं ये डाटा ऐड करूंगा, मैं सारी तैयारियां करवा दूंगा, मैंने डिवाइस से काम करवाना है। इसलिए अब होस्ट कोड ये है। वो क्या है? उसने डिक्लेयर किया, स्पेस को एलोकेट किया, और अपना एच ए का ये जो डिक्लेयर किया और स्पेस एलोकेशन की, ये डिवाइस के लिए अब हम कह रहे हैं, ये डिवाइस के लिए इसने तैयारी करानी शुरू कर दी। इसने कहा डिवाइस में मैं वेक्टर्स के नाम डी ए डी बी और डी सी रखूंगा। ये इसका फैसला था कि मैंने डिवाइस में ये नाम रखने हैं डाटा के लिए, वेक्टर्स के लिए। अगर ये कोई और नाम रख देता तो कोई और नाम हो जाता। हमने आसानी के लिए डी के लफ्ज इसलिए लगाए हैं ताकि हमें यह ख्याल रहे कि अच्छा ये नाम डिवाइस वाले वेक्टर्स के हैं। इसने कहा डिवाइस में मैं ये तीन नाम रखूंगा। अपने पास इसने नाम रखे एच ए एच बी एच सी, जो अपने पास मेमोरी में इसके पास वेक्टर्स थे।
डिवाइस में जो काम कराना था वहां इसने नाम रखे DA DB DC। उसके लिए मेमोरी अलोकेट करना और मेमोरी में डाटा, इनपुट डाटा को ट्रांसफर करने का काम अब ये होस्ट कर रहा है। यहां पर अलोकेट मेमोरी जो है, क्योंकि अब प्रोग्राम रन होना शुरू हो गया है, तो रन टाइम पे जब आपको अगर मेमोरी अलोकेट करनी हो तो आप वो मेमोरी अलोक से ही करते हैं। अगर आप सी में भी कोड की रनिंग के दौरान मेमोरी अलोकेट करना चाहें, डिक्लेयर करने के बजाय जो हमने अभी स्टैटिक तरीके से की है, अगर ड्यूरिंग द रनिंग ऑफ द प्रोग्राम मेमोरी अलोकेट करना चाहते तो सी में भी एम अलोक यूज होता है, हो सकता है, होता है। लेकिन हमारे पास जब हम मेन में थे तो हमारी वो सिचुएशन नहीं थी, हम डिक्लेयर के टाइम पर मेमोरी एलोकेट कर सकते थे और वो आसान है, तो हमने कहा यार डिक्लेयर के वक्त कर देंगे स्टैटिक मेमोरी एलोकेट। ये HAHBHC हमने स्टैटिक तरीके से किए हैं। इनको यहां पर जब हो मेन में इनको हम यहां डिक्लेयर कर रहे थे HAHBHC को, तो हमने इस तरह से किए हैं। ये हमने कहा HA जो भी है डैश के साथ है बगैर, HAN, ये HBN। यहां पर मेमोरी एलोकेट जब मेन में कर रहे थे या होस्ट में करते, तो ये तरीका है, ये स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का है। जब आप कहोगे HAN और इसकी टाइप यहां बताओगे कि ये किस टाइप का डाटा है, लेट्स से इंटीजर है तो यहां इंट कह दोगे, int। ये भी सी कोड का हिस्सा है और यही क्यूडा सी के टाइम में मेन में यही रहा, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, HCN। तो हमने कहा अच्छा ये n जो है यहां पर आपने डिफाइन, मेन से भी ऊपर, सबसे ऊपर डिफाइन करते हैं कांस्टेंट जो थ्रू आउट यूज करने हैं, वो आपने कर लिए ताकि जिस किसी वक्त भी इस n को आप चेंज करो, साइज छोटा करने की कई दफा जरूरत पेश आएगी आपको जब आप रिजल्ट प्रिंट करना चाहते हो। कैलकुलेट तो आप एक्चुअली बहुत बड़ा डाटा कैलकुलेट करोगे पैरेलल के लिए, और बहुत डाटा, बड़ा डाटा प्रिंट करने की जरूरत भी है, लेकिन हम कहते हैं कि प्रिंट के वक्त हम थोड़ा सा डाटा देखें ताकि हम उसको एनालाइज कर सकें, तो हम इस एन को छोटा उस वक्त करना चाहते हैं, इसलिए हमने इसको डिफाइन में सबसे ऊपर कांस्टेंट के तौर पे दिया। ये सी कोड में भी किया, क्यूडा सी कोड में भी किया, इसका कोई ताल्लुक क्यूडा सी से नहीं था। ये स्टैटिकली डिक्लेयर करना कहलाता है मेमोरी की स्पेस। इसका मतलब क्या होता है, आपने मेमोरी में ये HA HB और HC इनके लिए स्पेस बना दी, n के साइज की इंटीजर, n इंटीजर एलिमेंट्स के लिए स्पेस अलोकेट कर दी। ये स्टैटिक अलोकेशन है जो आपने हमने सी में भी की थी, और जब क्यूडा सी का प्रोग्राम लिख रहे हैं तब भी HAHBC के लिए वही तरीका इख्तियार किया। लेकिन जब हमने कहा कि यार अब मैंने ये काम ये होस्ट कर रहा है, ये सारा काम अब होस्ट कर, होस्ट ने कहा मैं अब ये काम, पहले यहां होस्ट इन्हीं डेटा पे, यही HAHBHC पे यहाँ फॉर लूप बना के इन्हें ऐड कर लेता था। होस्ट का पहले काम क्या था, यहाँ फॉर लूप डाला, इन्हीं HAHBHC को ऐड किया और रिजल्ट बना लिया। पहले ये हो रहा था। अब होस्ट ने कहा मैं ये काम खुद नहीं करूंगा, ये काम मैं डिवाइस को दूंगा। ये यहां उसने कहा अच्छा डिवाइस से कराने के लिए मुझे सारी तैयारियां करानी है, तो इसने पहले तय किया डिवाइस में मैंने इनके नाम स्पेस के DA DB DC रखने हैं, डिक्लेयर किए। फिर इसने कहा कि मैं अपनी इनपुट HA और HB को DA और DB में कॉपी करूंगा, HA को DA में, HB को DB में कॉपी कर दूंगा, मेमोरी कॉपी। मेमोरी एलोकेशन का जैसे मैंने बताया, इस केस में मेमोरी एलोकेशन इस तरह नहीं कर सकते थे, ये स्टैटिक, क्योंकि प्रोग्राम रन हो रहा है और होस्ट रनिंग के दौरान डिवाइस में मेमोरी एलोकेट करना चाहता है। तो रनिंग के दौरान मेमोरी एलोकेट का सी में भी एम अलॉक होता है अगर ऐसी सिचुएशन आए,
तो इसी तरह जब ये डिवाइस में एलोकेट करना चाहता है तो यहां भी एमएलॉक चाहिए, मगर अब क्योंकि क्यूडा सी के जरिए से डिवाइस में मेमोरी एलोकेट करनी है तो इसका नाम अब है क्यूडा एमएलॉक। क्यूडा एमएलॉक, इसका मतलब यह है कि ये कह रहा है कि क्यूडा के तहत, क्यूडा सी के तहत मैं डिवाइस में डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट कर रहा हूं। इसका काम अब वो है कि अब इसमें जो भी नाम आपने रख दिए उसका यहाँ एपीआई है। ये क्यूडा एमएलॉक एक एपीआई है जो, जिसमें आपने यहाँ दो बातें बतानी है कि क्या नाम है उस मेमोरी का जो मैं अलॉक कर रहा हूं। जैसे इस केस में नाम एच ए था तो यहाँ ये वो नाम बताएगा डी ए है, सपोज पहला अलॉक कर रहा है, या उसके साथ एंड भी होता है और ये वॉइड और डबल स्टार भी, तो डी ए। अच्छा, फिर ये कह रहा है कि जैसे यहां पर साइज कहता है एन एलिमेंट्स, ये एन एलिमेंट्स है, इस केस में साइज बाइट्स में देता है। एमलॉक में साइज आपको बाइट्स में देना होता है। ये नंबर आप नहीं देख सकते एलिमेंट्स, ये नंबर एलिमेंट्स की तादाद है, यहां बाइट्स की तादाद बतानी है। तो बाइट्स के लिए आपने यहां बाहर कैलकुलेशन की साइज के नाम से, साइज इन बाइट्स या साइज, ये आपने कैलकुलेशन खुद की कि अगर मेरे एलिमेंट्स n है और उन n एलिमेंट्स के टाइप इंटीजर है तो मैं साइज ऑफ इंटीजर को n से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे साइज इन बाइट्स मिल जाएगा। वो आपने ऊपर कैलकुलेशन की हुई है, वो यहां लिख दी। अब इसने ये मेमोरी अलोकेट डिवाइस में कर दी, यहां डी ए की स्पेस बन गई, डी ए की स्पेस बन गई, इन बाइट्स इसने बनाई, बन गई। अब ये स्पेस उतनी ही है जितनी यहां एच ए में थी, यहां इसने बाइट्स में वो बात बताई है और यहां उसने इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स की शक्ल में बताई थी। इंटरनली प्रोग्राम ने यहां भी बाइट्स ही की शक्ल में स्पेस बनाई हुई है, मगर यहां इस तफसील की जरूरत नहीं थी, यहां इस तफसील की जरूरत थी, इसलिए साइज बाइट्स में दिया। तो इसने स्पेस एलोकेट की, फिर इसने एपीआई इस्तेमाल करके इस स्पेस में अपना एच ए भेजा, क्यूडा मेमोरी कॉपी करके डी एच ए से, एच ए से डी ए में डाटा भेजा। एच ए, ये डी ए, जिसमें भेजना होता है उसे पहले लिखते हैं, जिससे जाएगा पहले, और यहां पर वही साइज इन बाइट्स और आगे डायरेक्शन। अब इसने डाटा अपने एच ए से डी ए में कॉपी कर, ये डाटा एच ए से इसने इसके एलोकेशन की और डाटा को भेजा, ये इसने काम किया। फिर यही सब कुछ दूसरी एलोकेशन डी बी की और एच बी का डाटा भेजा। फिर इसने इसमें डी सी की एलोकेशन की, इधर भी एच सी की एलोकेशन की हुई है, इधर भी एच सी में कोई डाटा फिल नहीं किया, इधर भी डी सी में कोई डाटा भी फिल नहीं किया। अब इसी ने, होस्ट ने यहां कहा कॉपी इनपुट फ्रॉम एच ए टू एच बी से डी ए डी बी में किया। अब उसने, होस्ट ने कहा ऑल राइट, ये उसने लॉन्च किया कर्नल, या ये कर्नल के लॉन्च की स्टेटमेंट है होस्ट में। होस्ट में कर्नल के लॉन्च की स्टेटमेंट, जैसे फंक्शन कॉल करते हैं इस तरह कर्नल कॉल का ये कॉल है, कर्नल की कॉल होस्ट में। इसमें वो कॉन्फ़िगरेशन भी देता है और पैरामीटर्स भी देता है। पैरामीटर्स इसमें डी ए डी बी डी सी वाले होंगे, क्योंकि ये कर्नल फंक्शन कॉल इन पैरामीटर्स पर है, डी ए डी बी डी सी। जब ये कॉल करेगा तो डिवाइस में डी ए डी बी ऐड होकर रिजल्ट डी सी में जनरेट हो जाएगा। ये कैसे जनरेट होगा, एक अलग कोड इसको ग्लोबल के तौर पे बताया, भाई तुम्हारा, तुमने ये कोड, जब ये कर्नल लॉन्च होता है तो डिवाइस, जो ग्लोबल में आपने एक कोड पहले दे दिया था डिवाइस के लिए ऊपर सबसे, वो कोड रन होता है। जैसे फंक्शन कॉल करते हैं तो फंक्शन रन होता है, ये कोड रन हुआ इसमें ग्लोबल वाला, और उसमें वो कोड था जो क्या काम करना है। मैंने दो वेक्टर्स को ऐड करके डी ए डी बी को और डी सी में डालना है, ये ग्लोबल में लिखा हुआ है। अब इसको पता था, इसको बताया गया तुमने ये काम करना है, इसको डी ए डी बी में डाटा दिया गया और डी सी की स्पेस बनाई गई, और फिर कहा लॉन्च करके कि यू डू दिस ग्लोबल फंक्शन, उसने वो काम किया, डीसी में रिजल्ट डाल दिया। ये
डिवाइस एग्जीक्यूट कर्नल फंक्शन, और उसके बाद जब उसने एग्जीक्यूट किया तो वहां अब डीसी में डाटा आ गया। अब होस्ट फिर कहेगा ऑल राइट, अब नाउ डाटा इज रेडी, तो इट विल कॉपी द रिजल्ट फ्रॉम डीसी टू अपना एचसी, वापस लेगा डाटा। इसने उससे काम करवाया है, मगर रिजल्ट इसने अपने पास इसको चाहिए, वो ले लिया, और इसने वो जो उधर स्पेस एलोकेट की थी डिवाइस में डी ए डी बी डी सी, उनको फ्री कर दिया। अब इसके पास डाटा है, अब ये प्रिंट कर सकता है, ये अपने एच सी से रिजल्ट, एच ए एच बी एच सी में डाटा है, इसका प्रिंट स्टेटमेंट अपने डाटा पर है। ये अपने डाटा जो उसने एक्वायर कर लिए हैं उन्हें प्रिंट कर रहे हैं, एच ए एच बी एच सी तीनों को प्रिंट कर लेगा ये। ठीक है, ये इसलिए मैं आपको बता रहा था कि समझने के लिए आपको ये स्टेप समझने। अब जब ये स्टेप समझ लिए, इट्स वेरी ट्रिवियल। आपको इस स्टेप को बताने के बाद आपको एक एक कोड दिया। हमारी इन स्लाइड्स में आपके लिए कॉन्सेप्चुअल पिक्चर्स भी हैं, लेकिन हम आपको कोड भी देते हैं। मगर आपसे क्या कहते हैं, पहले इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझें। एक, इसको ऐसे नहीं है कि आपके अच्छा बस ठीक है एक स्लाइड है, रटना नहीं है, इस पे समझना है हर स्टेप में क्या हुआ और क्यों हुआ। इसका फिर आपको कोड दे के भी समझाते हैं, मगर कोड आपने खाली अगेन उसको कॉपी पेस्ट नहीं करना, कोड को समझना है। क्योंकि जब हम आपको प्रोजेक्ट देंगे तो उसमें कोई चंद छोटी मोटी चीजों के, कोई साइज बदल दिया, कोई ब्लॉक की अरेंजमेंट बदल दी, सम चेंज करके उसी कोड में आपने, अगर आपको समझ है तो आपके बहुत छोटे छोटे से चेंज है। वेक्टर का साइज डिफरेंट है, वो डाल दिया, ब्लॉक का साइज डिफरेंट है, वो डाल दिया, और उसको मॉडिफाई कर लिया। अगर आपने कोड को समझा हुआ नहीं है तो आप कहोगे मैंने तो स्लाइड के कोड को लफ्ज ब लफ्ज कॉपी किया, ये तो चल ही नहीं रहा। हमने आपको छोटे चेंजेस के साथ काम देना है, जब प्रोजेक्ट देना है तो हमने देखना है क्या आपको उस कोड की समझ है। तो आपने एफर्ट पहले इन स्लाइड्स पे करनी है कि आपके एक एक कोड की लाइन को समझे, कॉपी करना नहीं है, समझना है। जब समझ लेंगे फिर आप नोट पैड पे या एक कागज पर अपने हाथ से वो कोड जो प्रोजेक्ट में चीजें दी है उसके मुताबिक लिखने के काबिल हो जाएंगे आप। वरना आप इधर से उठाएंगे उधर पेस्ट करेंगे, आप कहेंगे तो चल ही नहीं रहा। भाई क्यों चलेगा, हमने आपको चेंजेस कहे हैं, हमने आपको उसमें बास पैरामीटर्स को बदला है, तो एज इट इज तो नहीं चलेगा। फिर और दूसरे जितने भी उसके आगे हैं, ऐड के बाद सब्ट्रैक्ट कहेंगे, अगर आपको समझ आए तो आपको पता चलेगा यार मेरे पहले क्वेश्चन ऐड और दूसरे क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट में फला जगह ऐड की जगह माइनस होगा, तो ये एज इट इज चल जाएगा। अगर आपको समझ नहीं है तो आप एक और 10 सफ़ों का कोड लिखने शुरू कर दोगे और कहोगे यार ये तो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम बड़ी नहीं है, ऐड के बाद सब्ट्रैक्ट वाज जस्ट चेंजिंग ए साइन एट द राइट प्लेस, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई जस्ट चेंजिंग अ साइन एट द राइट प्लेस। मगर एट द राइट प्लेस का मतलब है आपको उस चीज की पूरी समझ है। अगर नहीं है तो आप फिर लिखना शुरू हो जाओगे 10 सफ़े और उसके मसाइल हल करने पे लग जाओगे। ये अब जो मैंने यहाँ पे ये आपको पिक्चर में एक एक चीज बताई, इस हर एक का सारा कोड आपको दिया, या ये वो है जो आप समझा रहे हैं कि डाटा कैसे एलोकेट और किस तरह होता है। इसमें अब ये आपकी ओवरऑल पिक्चर है। यहाँ मेन सबसे नीचे होता है मेन, इनकी तरतीब क्या होती है कि आप सबसे ऊपर असूल सी में है, ये सी का असूल है, फिर क्यूडा सी का। सी में असूल ये है कि जब भी किसी फंक्शन को आप कॉल करें तो वो फंक्शन उससे ऊपर कोड में पहले लिखी हुई मौजूद हो, तो जहां पे कॉल करेंगे वो प्रोग्राम उसको समझ जाएगा और वो फंक्शन कॉल हो जाएगी। अगर आपने ऊपर उस फंक्शन को पहले नहीं लिखा हुआ तो वो उसको पहचानेगा ही नहीं। उसको पहचानने के लिए भी सी में तरीके हैं जो क्यूडा सी में आप इस्तेमाल कर सकते हो, कि वो या आप वहां पे प्रोटोटाइप हेडर डिफाइन करें और नीचे यानी मेन के बाद कोड देंगे आप,
तो फिर वो भी तरीके हैं, मगर उनमें थोड़ा सा एडिशनल वर्क है। हम आपसे आसान तरीका कह रहे हैं कि मेन हमेशा आखिर में रखिए। मेन विल कॉल द होस्ट फंक्शन, तो इसके ऊपर आपका होस्ट फंक्शन हो, मेन से ऊपर होस्ट फंक्शन कोड हो, क्योंकि मेन ने होस्ट फंक्शन को कॉल करना है तो उसका कोड इससे ऊपर होना चाहिए। होस्ट फंक्शन ने कर्नल को कॉल करना है, यहां पे ये कर्नल को कॉल कर रहा है, इसलिए कर्नल का जो ग्लोबल का कोड है, कर्नल का जो फंक्शन है, यहां तो लॉन्च होता है ना, कर्नल कॉल होता है, वो इससे ऊपर होना चाहिए। तो होस्ट के ऊपर ग्लोबल, तो सबसे पहले आपका कोड आ गया ग्लोबल का जो डिवाइस का कोड है, उसके नीचे आपका आ गया होस्ट जो आपके सीपीयू का फंक्शन है, होस्ट का जो काम करता है सारे, और उसके नीचे आ गया आपका मेन का कोड जहां इस होस्ट के वेक्टर्स की डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन वगैरह वगैरह और सारे वो होगा, मे बी प्रिंटिंग द रिजल्ट, ये चीजें होंगी। तो ये आपके कोड के सीक्वेंस है, और ये आपके कोड में यहां भी लिखा है, मगर ये आपको अलग स्लाइड्स में दिया है। अब आप कहोगे कि इनमें कोड क्या क्या है। सबसे पहले बताया कि मेन में वही डिक्लेरेशन ऑफ एच ए एच बी एच सी, इनिशियलाइजेशन ऑफ एच ए एच बी, calling the host function for vector addition with the parameters h a h b h c, और जब ये कॉल करेंगे तो ये इस जगह आ जाएगा, और ये अब एच ए एच बी एच सी पर जब काम शुरू करेगा तो यहां पर ये डिवाइस में वो डिक्लेरेशन कर रहा है डी ए डी बी डी सी की, मेमोरी के बाइट्स का साइज निकाल रहा है, उसमें डेटा को ट्रांसफर कर रहा है, कर्नल को लॉन्च कर रहा है, और फिर डेटा वापस ले रहा है रिजल्ट का, ये एच होस्ट में। और उससे ऊपर ये ग्लोबल में ये उस कर्नल का कोड है जिसमें डी ए डी बी डी सी है, और ये फॉर लूप की बजाय ये आई है जिससे थ्रेड मैपिंग हुई, और ये वो लूप जो सी में आपने लिखा था वो यहाँ पर है। अब डी ए डी बी डी सी के ऊपर वो लूप लिखा हुआ है एडिंग ऑफ वेक्टर, लेकिन इसमें यहाँ फॉर लूप की बजाय मैपिंग है। अब आप कह रहे थे कि वो एन को वो नहीं पहचानता है, एन को, ये अगेन ये मसला सी का है आपको, इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा होता हूँ कि सी का काम आपने फंक्शन में करना था। आप फंक्शन से डरे हुए इतने हो कि आप फंक्शन कॉल करते नहीं हो। सी में आपने यहां डिफाइन किया, आपने बाहर डिफाइन कर लिया लेट्स से एन को, कैपिटल एन के तौर पे आपने डिफाइन किया, आपने नाम रखा बिग एन। अब मेन में जब आप फंक्शन कॉल करोगे तो अगर आपने अरे का साइज पास करना है तो यहां फंक्शन कॉल में वो वाला बिग एन वो पास करोगे। जैसे कोई भी फंक्शन होता है तो उसमें आपने कोई चीज एक्चुअल पास करनी होती है, जैसे इसमें एच ए एच बी एच सी यहाँ एक्चुअली हैं जिनको आपने फिल किया है। जब आप फंक्शन कॉल करते हो तो उसमें एक्चुअल पैरामीटर लिखने होते हैं जो रियल हैं और उनमें रियल डाटा है। तो आपके एच ए एच बी में डाटा था, आपने फंक्शन कॉल के बाद एच ए एच बी और एच सी लिखा जिसमें आउटपुट लेनी थी, उसमें डाटा नहीं था मगर उसको आपने इसलिए भेजा कि इसमें मुझे रिजल्ट आएगा। और आपने फोर्थ पैरामीटर भेजा कि मैं साइज भेज रहा हूं उस चीज का, तो वो एन आपने यहाँ बड़ा लिखा कि मैं कॉल कर रहा हूं, तो यहाँ बड़ा एन लिखा। इस जगह जब आप कॉल करोगे ये आपके इस फंक्शन के लोकल पैरामीटर्स हैं डी ए डी बी डी सी। आपने इस फंक्शन को जब होस्ट को कॉल किया तो उसमें जब एच ए एच बी एच सी, तो यहां पर आपने स्मॉल एन इस्तेमाल किया, एच ए एच बी एच सी एन स्मॉल एन इंटीजर, ये इंटीजर इसकी टाइप इंटीजर आपने लिखी, और ये कॉल, ये सी का ये भी मामला है। सी में जब फंक्शन कॉल करते हैं तो फंक्शन के कोड में उसके लोकल पैरामीटर, फॉर्मल पैरामीटर, डमी पैरामीटर इस्तेमाल होते हैं। आपने इनमें
ये नाम आप ये भी मुख्तलिफ रख सकते थे, HAHBHC, लेकिन आपने कहा मैं वही नाम रख रहा हूं, तो आपने रख लिए, मगर ये वेरिएबल नेम है, एक्सेप्टेबल है। आप यहां पर अपने इस कोड के लिए जो लूप इस्तेमाल करने के लिए वेरिएबल इस्तेमाल करना चाहते हो, ये आपका वेरिएबल है, इसलिए आपने ये एज ए वेरिएबल यहां पर ये पैरामीटर डिक्लेयर किया, इंट स्मॉल एन और एम और आर और जो भी है, मगर ये वेरिएबल है क्योंकि आपने यहां इस वेरिएबल को यूज करना है इस कोड में। लेट्स से आपने सी कोड लिख रहे थे, ओके, सी में भी अगर आपने एज ए यहां सी में जब आप फॉर लूप लिख रहे थे, उस फॉर लूप में आपने इस एन को इस्तेमाल करना है फॉर लूप के लिए, तो ये एक वेरिएबल होगा आपके लिए। तो ये अब स्मॉल एन आप अपना एक वेरिएबल जो इस फंक्शन में आपने इस्तेमाल करना है उसके लिए डिक्लेयर कर रहे हो, फॉर लूप के लिए। जब आप सी कोड लिख रहे थे तो इस जगह फॉर लूप था, वहां इस्तेमाल हो गया। अब आप जब क्यूडा सी के लिए कोड लिख रहे हो तो ये एन इधर से पास होगा, फिर ये आगे पास होगा और इधर इस्तेमाल होगा, ये इफ आई इज लेस देन एन, यहां भी ये एन पास हो रहा है इस हिस्से में। वहां जब आप सी कोड लिख रहे थे तो यहां भी एन फॉर लूप के लिए चाहिए था, ये भी वेरिएबल होगा फॉर लूप का। आई आपका ये वेरिएबल होगा जिसको आप आई को चेंज करोगे, आई को 0 से n-1 तक आपने चेंज करना है। अगर आपने यहां इसको कांस्टेंट लिख दें तो ये चेंज कैसे होगा, ये तो चेंज ही नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो इस यहां इसको वेरिएबल होना जरूरी है। यहां आपने जब बिग एन यहां लिखा कांस्टेंट, तो वो कांस्टेंट इस स्मॉल एन में कॉपी हुआ और फिर ये वेरिएबल है जो फॉर लूप में इस्तेमाल हुआ। ये आपको असल में सी कोड में ये मसले को हल करना था, यू पोस्टपोन्ड इट। आपने सी कोड में इसको हल नहीं किया, आपने वहां HAHBC या कुछ कर करा के या डायरेक्ट बिग एन को, क्योंकि एन तो कांस्टेंट डिक्लेयर था, आपने उसको कहीं इस्तेमाल करके और उसको कॉपी करके कर लिया, या इधर एक कांस्टेंट दोबारा डिक्लेयर करके उसको किया। आपको ये मसला सी कोड में हल करना था कि मैं ये स्मॉल एन क्यों लिख रहा हूं और यहां बिग एन क्यों लिख रहा हूं। अगर ये सी कोड में आपने हल किया हुआ है बिल्कुल, फिर कोई मसला नहीं, और उसकी रीजंस अपनी अपनी है, और वही रीजन की वजह से ये सी में भी चलेगा और क्यूडा सी में भी चलेगा। तो वो जो आप प्रॉब्लम बता रहे हो वो ये है, ठीक है। और जो ये सारे काम हो रहे हैं वो ये हैं जो आपको भी बताए। अब बताइए कि इसके बाद, अच्छा चले, ये आप कह रहे कोड, फिर हमने आपको लफ्ज पर लफ्ज कोड दिया। मेन का कोड तो पिछला था सी का, वो मैंने दोबारा आपको नहीं लिखा, कि जिसमें आपने हमने सी में सिखाया था कि HAHB डिक्लेयर किए, वो क्योंकि अनचेंज था तो मेन में आपने HAHBHC लिया, वही एन, उन्हें वैसे ही इनिशियलाइज, उनको कॉपी, ये मेन का कोड है, वो मैंने यहाँ रिपीट नहीं किया, वो एग्जैक्टली अनचेंज है, अनचेंज है। मेन ने जो फंक्शन कॉल किया था वो फंक्शन ये थी, वाइड वेक्टर, ये मेन ने कॉल किया था, सी कोड में भी ये वही है, मगर अब इस फंक्शन में कोड डिफरेंट है जो मैंने आपको बताया। इसके बाहर एक तो ये वर्ड होस्ट अंडरस्कोर अंडरस्कोर अब आ गया, क्योंकि हम इस केस में क्यूडा सी कोड में वो डिस्टिंग्विश करना चाहता है कि होस्ट का कोड ये है और डिवाइस का कोड ये है। डिवाइस के कोड के बाहर उसने ग्लोबल लिखा, होस्ट के कोड के बाहर उसने होस्ट लिखा। मेन से ऊपर ये कोड है और इससे ऊपर ग्लोबल का कोड है। इस कोड में मेन में आपने HAHBHC और बिग एन पे कॉल किया था, वो एन यहां कॉपी इसमें हो गया, इट इज ए वेरिएबल, एन वेरिएबल है, इसके अंदर वो बिग एन जो भी कुछ आपने रखा था वो कॉपी हो गया। उधर से HAHB वही होंगे, HC में आउटपुट जाएगी। तो इसमें जो ये तीन पैरामीटर हैं,
ये इनपुट और आउटपुट के लिए है। ये साइज ऑफ अरे के लिए जो आपके फॉर लूप में वहां इस्तेमाल हो रहा था, और यहाँ यही एन ट्रांसमिट होके चला जाएगा कर्नल तक और वहां इस्तेमाल होगा। ये साइज की कैलकुलेशन है, इसी एन को इस्तेमाल करके साइज की कैलकुलेशन बाइट्स में। ये डीएडीबी के लिए डिक्लेरेशन, ये एक्चुअल कोड के लाइंस हैं, वर्ड बाय वर्ड यही इस्तेमाल होंगे। सिर्फ फर्क क्या हो सकता है, मैंने अगर आपको प्रॉब्लम में कह दिया है इंटीजर वेक्टर्स हैं, तो आप ये चीजें इंटीजर हो जाएंगी, नीचे भी मेन में भी, इस जगह भी, इस जगह भी, और यहाँ साइज ऑफ में भी यहाँ फ्लोट की जगह इंटीजर होगा। इनकी वजह है कि आप जो एलिमेंट की टाइप है उस पे पॉइंट करोगे, उससे बाइट्स कैलकुलेट करोगे, उसी के हिसाब से डिवाइस में भी उसी डाटा टाइप के डिवाइस में भी एलिमेंट्स लोगे। अब आप कहें सर मैंने ये वाला कोड चलाया तो फ्लोट पे एरर आ गया। अगर आपका एक्चुअल डाटा इंटीजर था तो जब आप कॉल करोगे फ्लोट पे तो वो काम नहीं करेगा। अगर आपने यहां बिग एन से पैरामीटर ले लिया और अब आप उसको वेरिएबल के तौर पे फॉर लूप में चेंज करने लगोगे तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब ये वो एरर्स हैं जो मैं आपको बार बार कह रहा हूं, सी कोड में आपको समझ होनी चाहिए। उस वक्त आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए थी कि यार ये क्यों नहीं यहाँ बड़ा एन से नहीं हो रहा और छोटे एन से हो रहा है। ये फिर आपने डिक्लेयर किए, ये कोड एज इट इज है, लफ्ज ब लफ्ज काम आएगा। ये लफ्ज ब लफ्ज क्यूडा मेमोरी एलोकेट डायनेमिकली डिवाइस के लिए स्पेस मेमोरी की बनाने का ये है, ये वर्ड बाय वर्ड। इवन हमने ये वॉइड डबल स्टार जो हम कई दफा जब समझा रहे होते हैं तो हम कई दफा नहीं भी लिखते, ये सोचते हुए कि आपको ये आता है, मगर यहां तो हमने वो भी लिखा हुआ है कि डबल पॉइंटिंग हो रही है तो ये वॉइड डबल स्टार, ये आपको बता दिया कि ये एज इट इज यूज कर लो। ये एड्रेस की वजह से डीए का एड्रेस, ये साइज हमने बाइट्स में कैलकुलेट किया तो ने कौन से अरे में जाएगा और कितने बाइट्स, कौन क्या नाम होगा और कितने बाइट्स की स्पेस होगी अलोकेट, ये वो कॉपी एच ए से डी ए और आगे साइज एंड डायरेक्शन। फिर बी में ये काम, ये लफ्ज ब लफ्ज कोड है जो आपको दिए हुए। यहां पर सिर्फ अब ये सेंटेंस लिख दिया इसलिए कि ये चीज हम किसी और जगह आपको समझाते वक्त ये कोड दे चुके थे, तो यहां हमने आपसे कह दिया यहां पर स्टेटमेंट वो वाली लिख दो जो आपको कर्नल को कॉल करने के लिए हमने सिखाई है, वो आप यहां लिखेंगे। और वो हमने यहां क्योंकि एक स्लाइड में पूरी पिक्चर दिखा रहे थे तो हमने इसको शॉर्ट रखा कि हमने यहां कह दिया यहां वो इंसर्ट करो, यहां लिखो, क्या लिखो वो भी बताया हुआ है। फिर जब ये लॉन्च करोगे तो ग्लोबल का कोड चलेगा जो इसके ऊपर आपको बता दिया क्या लिखना है। वो रन होने से डीसी में डाटा आ गया। अब इसने कहा ओके कॉपी बैक करो डीसी से एचसी, तो ये सारे काम होस्ट कर रहा है और इसकी रीजंस हैं और इसके जस्टिफिकेशन है और उसका एग्जैक्ट कोड है और ये वो फ्री कर रहा है। अब ये रह गया यहाँ ये लाइन नहीं लिखी हुई थी, ओके ये लाइन लिखी है, वो भी हमने आपको समझाई भी है, वो ये है। ये लॉन्च का हमने बताया, यहाँ अब वो ऊपर के कोड नहीं लिखे जो अभी ऊपर सारे सिखाए थे, वो हमने कहा ये आपने सीख लिए हैं, ये वही वाले लिख दें। ये वो लॉन्च की स्टेटमेंट है कि वेक्टर एट कर्नल, कर्नल का लॉन्च, ये कॉन्फ़िगरेशन और ये उसके पैरामीटर। इसमें देखिए स्मॉल एन ही होगा, वो जो स्मॉल एन वेरिएबल है जो इधर अब इस्तेमाल होना है, ये एज ए वेरिएबल ही चलता रहेगा वहां तक और वहां इस्तेमाल होगा। ये इसमें एक एडिट बात थी, हमने आपको बताई कि कॉन्फ़िगरेशन भी आप देते हैं मैपिंग के लिए, वो कॉन्फ़िगरेशन बता दी एक ब्लॉक में कितने। अब जब आपको समझ आ गई कि इसका मतलब है हाउ मैनी थ्रेड्स इन ए ब्लॉक, और ये आप टोटल अरे के एलिमेंट्स को डिवाइड करके इससे ये काम कर रहे हैं इसको करने का, तो यानी नंबर ऑफ ब्लॉक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। ये एक ब्लॉक का साइज है, ये टोटल अरे को ब्लॉक के साइज से डिवाइड करके नंबर ऑफ ब्लॉक्स निकाल रहे हैं और उसकी सीलिंग वैल्यू। तो ये आपका ये हो गया। ये सील का फंक्शन अक्सर फ्लोटिंग वैल्यू पे वैलिड काम करता है, इसलिए आपने यहाँ 256.0 कर दिया।
कि अब ये फ्लोट बन जाएगा डाटा और सीलिंग का फंक्शन इस पे अप्लाई हो जाएगा। ये छोटे डिटेल्स हैं जो सी ही से रिलेटेड है। ये सी का ही असूल है कि जब सील का फंक्शन इस्तेमाल करो और वो फ्लोट डाटा पर होता है, तो अगर आपका डाटा 256 एज ए इंटीजर था, तो आप यहाँ 256.0 लिखोगे तो वो फ्लोट हो जाएगा और काम आएगा। ये भी क्यूडा सी से ताल्लुक नहीं रखता। क्यूडा सी से ये ताल्लुक रखता है कि यहाँ पर आपने कॉन्फ़िगरेशन देनी है, लेकिन सील फंक्शन उसमें जब इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये सी वाला असूल है कि अगर सील फंक्शन को फ्लोट डाटा टाइप चाहिए तो इस n के नीचे 256.0 लिखेंगे तो ये फ्लोट में कन्वर्ट होगा। ये क्यूडा सी नहीं है। ये काम आपने क्योंकि सी के वक्त इन चीजों को इस्तेमाल सीखना मिस कर दिया है, और हम आपसे कह रहे हैं यार सी के वक्त उन चीजों को सीख लो, वो भी आप मिस कर रहे हो। तो फिर आपको मैं बार बार सी पे से जोर दे रहा था। आप में से कई लोगों ने सी का कोड नहीं लिखा, आपके जीरो है उसमें। आई हैव सीन द रिजल्ट। तो जब आपने वहां जीरो ले लिया सी में, तो हाउ वुड यू वर्क सच सिंपल थिंग्स इन क्यूडा सी? ये सी की चीजें हैं। तो आप उसको समझ के करें, फिर ये काम आपके हो जाएंगे। ये भी समझ के करें। अब समझा हुआ है अगर आपने कि मैं यहाँ थ्रेड मैपिंग दे रहा हूं और यहाँ ब्लॉक का साइज है, तो मैंने आपको प्रॉब्लम में कह दिया कि सपोज ब्लॉक का साइज 8 है, तो अब फिर आप यहाँ 8 लिखोगे, 256 लिखोगे। फिर मैंने आपसे कह दिया अरे का साइज 60 है, यहां आप 60 डिवाइडेड बाय 8.0 लिखोगे। अब ये वाली बात है कि आप कहोगे सर ये तो नहीं चल रहा, इसलिए कि मैंने प्रॉब्लम में थोड़े से अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको चेंज को अडेप्ट करने का एक्सपेक्टेशन है मुझे असाइनमेंट में, कि अगर आपको समझ आ गए हैं तो इट इज ट्रिवियल कि यहाँ आप 8 लिखो और यहाँ आप n या जो भी इसका नंबर 60 बाय 250 60 बाय 8.0 लिखो। और जब मैं आपसे वाइवा के वक्त कहूं कि अच्छा यार ब्लॉक का साइज ये कर दो, अरे का साइज ये कर दो, तो आपको पता हो कि किधर है अरे का साइज, किधर है ब्लॉक का साइज। वरना आप कहोगे सर ये तो चल रहा है कोड, अब आप ये मेरे से क्यों कह रहे हैं कि साइज चेंज करो? मैं तो साइज चेंज नहीं कर सकता। इसका मतलब आपने कोड को कॉपी कर लिया आंखें बंद करके, वरना तो साइज चेंज करना तो कोई इशू ही नहीं है। आपको पता हो कि कहाँ साइज चेंज है, किधर साइज है, कहाँ मैपिंग हो रही है, किधर पैरामीटर है, किधर रैंडम नंबर जनरेशन से फिल हो रहा है, किधर इनपुट कॉपी हो रही है, किधर आउटपुट कॉपी हो रही है, ये आपको पता होना है। ये नहीं है आपको सर मैं आपने तो लाइन बाय लाइन कोड दे दिया, मैंने कॉपी किया है तो नहीं चल रहा। इसलिए नहीं चल रहा कि आई यू डोंट नो कि मैं क्या कर रहा हूं। तो दैट इज ऑल। ये लफ्ज ब लफ्ज कोड है टिल द एंड। ये आपको ग्लोबल का भी आपका कोड दिया हुआ था पहले, वो वही रहा, उसमें असल में चेंज नहीं था, तो हमने उसको दोबारा शायद यहाँ फिर नहीं दिया आपको। ये ये वो ग्लोबल का कोड था। जो आपने अभी फंक्शन कॉल किया वेक्टर एट कर्नल, आपने उसको डी ए डी बी और डी सी पे कॉल किया है। अगर आपका डेटा टाइप अब इस दफा इस प्रॉब्लम में इंटीजर है, तो यहाँ फ्लोट लिखेंगे तो वो कहेगा नहीं। उधर आपने इंटीजर डिक्लेयर किया है अगर मेन में या होस्ट में, और फिर इधर आप कह रहे हो फ्लोट, तो वो मिसमैच हो जाएगा। ये मिसमैच सी में भी हो जाता है, इसका कोई क्यूडा सी से ताल्लुक नहीं है। फंक्शन कॉल में जो ओरिजिनल डाटा जहां आप कर रहे हो मेन में कॉल किसी फंक्शन को, अगर वो इंटीजर टाइप था आपका वो डाटा एच ए एच बी एच सी आपने इंटीजर डिक्लेयर किए थे, और जब आप फंक्शन कॉल करो तो फंक्शन में आप लिख दो फ्लोट, तो वो सी में भी एरर दे देगा। वो कहेगा कि पैरामीटर्स डज नॉट मैच, डाटा टाइप डज नॉट मैच। तो हमारा ये प्रॉब्लम गालबन इंटीजर था। अगर इंटीजर है तो वहां भी मेन में भी इंटीजर, होस्ट फंक्शन में भी इंटीजर, फिर आगे ग्लोबल में भी इंटीजर। ये देखिए फिर ये वो एन है, ये एन अब मेन से कॉपी होकर आया, बिग एन होस्ट में आया। होस्ट ने जब कॉल किया तो उसने वही एन को पास कर दिया। तो अभी जो भी बिग एन में वैल्यू थी वो यहां तक एज ए वेरिएबल में पास हुई। अब जब इस एन को आप कहीं लूप में या किसी जगह भी इस्तेमाल करेंगे तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा। इस केस में अगरचे लूप नहीं था और आप कई दफा यहाँ कांस्टेंट डाल दोगे तो ये कोड चल जाएगा। आपको गए एक दफा डाला था तो चल गया, एक दफा डाला नहीं चल। इसलिए हमने रखा है कि पैरामीटर आप मेन से ही जहां पे आपने चीजें डिक्लेयर की वहीं से पास करो और उसे थ्रू आउट एंड तक ले जाओ।
ताकि वहां पर कोई भी उसका इस्तेमाल हो एज ए वेरिएबल तो वो हो जाए। ये एन अगर आपने सी कोड में लिखा हुआ हो और तो फॉर लूप में इस एन ने चेंज होना है तो वो तो रन नहीं करेगा, सी कोड में भी नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ ये एन अगर आपने एज ए कांस्टेंट दिया तो यहाँ खाली कंपैरिजन में इस्तेमाल हो रहा है और ये चेंज नहीं कर रहे, तो यहाँ चल सकता है। और लेकिन अब अगर आपने होस्ट में इसको कॉपी किया है उसमें तो वो फिर नहीं चलेगा। ओके, तो ये वो एन है और ये एन यहाँ पे सिर्फ इसलिए इस्तेमाल हो रहा है, आई इज लेस देन एन। बाकी देखिए ये कोड भी लफ्ज कोड है, इट्स नॉट थ्योरेटिकल, इट्स लाइन बाय लाइन एग्जैक्ट कोड। शायद अगर मैं ये नाम आपके बदल दूं, हो सकता है मैंने डी अंडर स्कोर ए के बजाय डी ए कह दिया हो, तो आप अगर वो नाम इस्तेमाल कर रहे हो तो उसे भी कंसिस्टेंटली करेंगे, आप उसी डी ए को यहां भी इस्तेमाल करेंगे जो आपने लिया। इसके एक्चुअली फंक्शन के पैरामीटर्स में नेम मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, हमने सेम नेम रखे हैं आपके आसानी के लिए, वरना ये डी ए डी बी डी सी जैसे कई जगह था भी, इट कुड बी एल एम एन, यहां नाम बदल सकते हैं आप, मगर सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर्स ये वेक्टर्स और उसकी डेटा टाइप वो आप नहीं बदल सकते, वो मैच करनी चाहिए। ये आपका डमी नेम्स है, यहां आप एल एम और एन इस्तेमाल करते हो और कोड में इस जगह भी एल एम और एन करते तो ये कोड परफेक्ट चलता। ठीक, यहां एन की जगह इसका नाम आर रख देते, के रख देते, टी रख देते, फिर भी ये चलता। ये डमी होते हैं, इनमें सिर्फ सीक्वेंस का ऑर्डर और उनकी टाइप डेटा की मैच करना जरूरी है, और जहां वेरिएबल होना चाहिए वहां वेरिएबल रखना जरूरी है। ठीक, उसके अलावा ये चलता, लेकिन हमने आपके आसानी के लिए ये वाले नाम भी वही कर दिए जो डिक्लेयर में थे, वही फंक्शन में भी किए हमने। आपके फॉर्मल और एक्चुअल पैरामीटर के नाम हर जगह एक आपसे इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आपको कंसिस्टेंटली एक ही चीज नजर आए और आप उसको रिलेट कर सको। ठीक है, ओके। अब बताइए इसमें, क्योंकि जब तक ये नहीं समझोगे, अब आपका कर्नल, हाँ आप देखें कर्नल अब आप कह रहे हो सर आपने तो 20 प्रॉब्लम दे दी है, मैं तो ये इतने बड़े बड़े 20 कोड लिख के थक गया। कुछ नहीं है, पहले में ऐड वेक्टर, सब्ट्रैक्ट वेक्टर, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई वेक्टर, उनमें सारा कोड अनचेंज अनचेंज, सिर्फ इस जगह प्लस की जगह माइनस डाल दें, सब्ट्रैक्ट हो गया। यहां एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई के लिए मल्टीप्लाई डाल दें, हो गया, 3 प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। एवरीथिंग अनचेंज, कॉपी पेस्ट, मगर सही जगह चेंज आ गया। मल्टीप्लाई बाय वेक्टर, वेक्टर को मल्टीप्लाई बाय नंबर करना है, तो अब आपको क्या है, सी इज, हमने कहा है शायद कि ए को मल्टीप्लाई करो बाय ए कांस्टेंट के ए इज सी। असल में हमने आपसे उसमें नाम दिए हैं डी ए मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट के एंड सी, उसमें बी नहीं है तो ठीक है, उसमें बी नहीं है क्योंकि अब आप वेक्टर्स को ऐड नहीं कर रहे, बल्कि वेक्टर के हर एलिमेंट को के से मल्टीप्लाई, एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हो। अब आप जब दूसरा प्रॉब्लम आपको दिया कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने का, तो हमने वो ये प्रॉब्लम दिया है कि आपने डी सी कैलकुलेट करना है बाय डूइंग के इंटू डी, सॉरी ये डिवाइस में है, ये डी सी है, इंटू डी सी। और होस्ट में यही काम एच सी आपने फाइंड करना है, होस्ट में एच सी इक्वल टू के इंटू एच ए। ये होस्ट को ये काम करना था, ये होस्ट का काम है। उसने डिवाइस से करने के लिए एच सी के लिए डी सी डिक्लेयर कर लिया, एच ए की जगह डी ए कर लिया, ये ए था। और क्योंकि अब बी की जरूरत ही नहीं है, ना होस्ट को है ना डिवाइस को है, तो अब आपने होस्ट और डिवाइस में और पैरामीटर में बी को गायब हो गया। अब आप कहोगे सर ये तो पहले पैरामीटर तो मैंने 3 दिए हुए थे, अब 2 दे रहा हूं, ये तो सारी तबाही हो गई है। कोई तबाही नहीं हो गई है, लॉजिकली एक चेंज है छोटा सा, वो आप समझ के करो। यहाँ क्यों 3 थे कि आपको एक अरे चाहिए था, फिर दूसरा अरे चाहिए था, इन 2 को अरे को ऐड करके तीसरा भी अरे में रिजल्ट आ रहा था।
अब हम कह रहे हैं ये नहीं है, इसकी जगह बल्कि आप अगर पीछे से पास कर रहे हो और उसको एज ए कांस्टेंट हर जगह नहीं ले रहे, तो यहां आपका इंट के आ सकता है या इस जगह आ जाएगा। कॉपी जैसी एन कॉपी हुआ है, या आप उधर से कॉपी कर लोगे कॉल करके, ये क्या आ सकता है। ये आप अगर कहो नहीं मैं कॉन्स्टेंट्स को एंड में लिखूंगा, तो आप पहले डी ए का लिख लो, मगर ये कंसिस्टेंट होगा शुरू से, मेन से शुरू होगा, होस्ट में भी कॉल का ऑर्डर ये होगा, पहले डी ए, फिर रिजल्ट के लिए डी सी, फिर उसके आगे के, फिर उसके आगे एन। जो भी आप तरतीब तय करोगे स्टार्टिंग फ्रॉम मेन, वो तरतीब आपको एंड तक चलानी पड़ेगी, क्योंकि ये ऑर्डर ऑफ पैरामीटर्स इन द एक्चुअल एंड इन द फॉर्मल सेम होते हैं, डाटा टाइप और सीक्वेंस। अगर आपने कहा कि मैं के यहां लिख लूं, चले यहां लिख लें, कोई बात नहीं, इस तरह लिख लें कि पहले डी ए लिखें, फिर के लिखें, फिर डी सी लिखें और फिर एन लिखें। अब आपका क्या हो रहा है, आपके पास डी बी नहीं है, इसमें जरूरत नहीं है, तो अब आपको डी ए को के से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है कि जो डी ए के ये एलिमेंट्स हैं जो भी हैं यहां पर, हर एलिमेंट के से मल्टीप्लाई होगा, के इंटू दिस, के इंटू दिस, के इंटू दिस, के कांस्टेंट गेट्स मल्टीप्लाइड बाय ईच एलिमेंट। ये भी एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई है और रिजल्ट फिर वो डीसी में कॉपी होगा। तो क्या होगा, ये सारा आपका प्रोग्राम में चेंज क्या क्या हुए, एक तो मेमोरी एलोकेट कॉपी, उनमें डीबी हट गया, डीबी और एचबी गायब हो गए, डीबी और एचबी अब है ही नहीं, उनकी जरूरत ही नहीं है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम योर मेन टिल द एंड आपको एचबी डीबी गायब कर देना है। तो छोटी सी मॉडिफिकेशन हो गई कि यहां नहीं चाहिए, एक चीज तो नहीं डाली। आप कहे सर वो तो कहीं 2 है, तो कहीं 3 है, तो कहीं 4 हो गए, तो भाई छोटे छोटे प्रॉब्लम में चेंज अगर आ रहे हैं और आपको समझ है, तो ये तो कोई चेंज ही नहीं है, दिस इज नो प्रॉब्लम। आई डोंट नीड 2 वेक्टर्स, आई डोंट डिक्लेयर, आई डोंट यूज, आई डोंट वेस्ट स्पेस फॉर देम। मुझे एक इनपुट के लिए वेक्टर अब चाहिए, पहले 2 इनपुट के लिए वेक्टर चाहिए थे, एक आउटपुट, अब एक इनपुट के लिए वेक्टर चाहिए, एक आउटपुट के लिए वेक्टर चाहिए। ये दोनों वेक्टर हैं, क्योंकि एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई में आउटपुट भी वेक्टर है। ये कांस्टेंट है, दिस इज नॉट वेक्टर, दिस इज अ यानी कांस्टेंट नहीं, वेरिएबल है, मगर ये सिंगल स्केलर वेरिएबल है, के भी और एन भी। ओके, यहां कोड सिर्फ डिफरेंट प्रॉब्लम्स में ग्लोबल का कर्नल कोड ही मेन है, जहां फंक्शनैलिटी चेंज आ रहा है। बाकी जगह मेमोरी की डिक्लेरेशन के नाम कम हो गए हैं, उनका अगर कोई साइज बदल गया तो वो हो गया है, अदरवाइज वहां वही क्यूडा मेमोरी एलोकेट, वही क्यूडा मेमोरी कॉपी, वही क्यूडा मेमोरी फ्री, सिवाय जो वेरिएबल्स हैं उन पे वो इस्तेमाल होगा। ये नहीं है कि अब आपका दूसरे प्रॉब्लम में डीबी नहीं चाहिए तो आप कॉपी टू डीबी करना शुरू कर दोगे, तो वो एक वेस्ट है स्पेस का, तो जरूरत नहीं है। ना डिक्लेयर करने की जरूरत है, ना एलोकेट करने की जरूरत है, और ना कॉपी करने की जरूरत। तो एक वो चेंज हो गया, सारे होस्ट में ये चेंज हुआ। इधर क्या चेंज होगा, यहां ये चेंज होगा, ये वही रहा, ये इसमें चेंज ये हुआ, और इधर ये चेंज हुआ कि यहां आपने कहा के इंटू डी ए, क्योंकि हमने कहा था डी ए को करो डी ए आई मल्टीप्लाइड बाय ये मल्टीप्लाई है, ये हट गया, ये पूरा हट गया, और ये आपने डीसी में डाल दिया और यही कंडीशन भी लगाई। तो यहां ये इंस्ट्रक्शन चेंज होने से ये प्रॉब्लम मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट हो गई। फिर आपको प्रॉब्लम करना था मल्टीप्लाई करके आपने डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट में क्या करना था आपने, अगर आपको सेंस उसका समझ आ गया है डॉट प्रोडक्ट क्या होती है। डॉट प्रोडक्ट ये होती है, यहां पर अगर आप देखो तो डी ए और डी बी को डी ए आई मल्टीप्लाइड विद डी बी आई आप करेंगे, हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, ये एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई जो आपने ऊपर किया है यहां। लेकिन अब इसमें रिजल्ट्स को आपने अकोमोलेट भी करना है, ये समेशन आ जाती है इसमें, समेशन आई फ्रॉम
1 to n या 0 to n माइनस 1, 0 to n माइनस, ये काम भी अब इसमें है। ये समेशन का इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सपोज आपने रिजल्ट डीसी में डाल दिया, डीसी के आईएथ में आपने रिजल्ट डाला, ये था काम जो आपने ऊपर लिखा था, ये मल्टीप्लाई का सबसे पहले, जहां ऐड वेक्टर, सब्ट्रैक्ट वेक्टर, मल्टीप्लाई एलिमेंट वाइज, जिसको मैं एलिमेंट वाइज कहता हूं और डीसी में डालता हूं, ये वो है। तो आपका डीसी में आप पहले ये काम करो कि डीसी में ये रिजल्ट बनाओ, ये इंस्ट्रक्शन। मगर उसके बाद आपने ये जो मल्टीप्लाई करके डीसी में चीजें आएंगी, इन सब को आपने ऐड करना है। डीसी का ये मल्टीप्लाई तो इसी तरह पैरेलल में आप कर लोगे, मगर इन सब को आपने ऐड करना है इनटू ए कॉमन वेक्टर जो भी है। इसका ये सम का आंसर एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल है वो। फर्स्ट को उसका नाम आपने रख दिया डॉट प्रोडक्ट या जो भी सम या डीपी। तो अब आपको न सिर्फ ये कि पहले ये काम करना है जो यहां है, उसके आगे आपने इसको अकोमुलेट भी करना है एक फैक्टर में। यहां पर डीपी में आपने जो हर दफा आपका डीपी का रिजल्ट आ रहा है, ये डीसीआई में जो आपकी वैल्यू आएगी हर दफा, हर हर थ्रेड ये काम करेगा, डीसी इसमें रिजल्ट निकालेगा और फिर उसको अकोमुलेट कर देगा डीपी में। डीसी इज इक्वल टू, ये जो इसने अकोमुलेट करना है, अगर सी में कोड होता तो यहां प्लस डालते तो ये इसमें अकोमुलेट होता। इस केस में ये अकोमुलेट करना, यानी ये सी के कोड में आपने अब ये काम करना है, ये कि डीपी में इसको अकोमुलेट करना था फॉर लूप से। यहां फॉर लूप नहीं है, यहां अकोमुलेशन के लिए आपने इस एक वेरिएबल में हर थ्रेड ने लिखना है। क्या लिखना है? ऐड दिस। अब क्योंकि हर थ्रेड पैरेलल में इधर लिखना चाहेगा तो देयर विल बी ए रेस कंडीशन एरर। जब एक वेरिएबल में बहुत सारे थ्रेड्स एक साथ ऐड करना या लिखना चाहते हैं तो आपको ये स्टेटमेंट आई फॉर लूप के साथ सी में तो चलती थी, लेकिन ये नहीं चलेगी। इसके लिए रेस कंडीशन डिवाइड करने के लिए यही वाला काम आप एटॉमिक ऐड से करोगे। एटॉमिक ऐड रेस कंडीशन को बचाते हुए एक ही वेरिएबल में चीजें डाल देगा। आप कहोगे एटॉमिक ऐड, और उसमें यहां पर आप वो वेरिएबल जिसमें आप ऐड कर रहे हो, जो भी उसका नाम है, डीपी, फर्स्ट को डीपी आपने नाम रखा डाटा, वो, और उसके साथ ये DCI। हर थ्रेड अपना सी का एलिमेंट जो उसने ऊपर कैलकुलेट करेगा वो उसको इसमें ऐड करेगा। अब इस एटॉमिक ऐड के लिए ये पैरामीटर्स यहाँ, ये वो वेरिएबल है जिसमें आप ऐड कर रहे हो और ये वो एलिमेंट है जो आप ऐड कर रहे हो, एटॉमिक ऐड। ये आपके इसी कर्नल कोड में ये स्टेटमेंट ऐड हो जाएगी आफ्टर एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई, तो ये आपका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। इस स्टेटमेंट की बजाय आपकी ये स्टेटमेंट होगी क्यूडा सी में। सी में ये स्टेटमेंट होती, सी में ये स्टेटमेंट होगी, क्यूडा सी में ये होगी। और ये काम मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट से पहले आपको समिंग ऑफ ए वेक्टर में दिया। पहले मैंने आपको सिखाया कि यार एक कॉमन जगह जब आपको ऐड करनी होती है कोई चीज तो क्या करना है, एटॉमिक ऐड इस्तेमाल करना है। ये मैंने समिंग द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे, आपको एक प्रॉब्लम वो दी कि एक अरे ए है, उसके एलिमेंट्स ऐड करो, एच ए है, उसके सारे एलिमेंट्स ऐड करो। आपने डी ए में उसको डाला है। अब डी ए के एलिमेंट ऐड करने के लिए फर्स्ट करो, यहाँ डॉट प्रोडक्ट की जगह उसका नाम आपने सम रखा था, सम में आपने इन सबको ऐड करना है, डी ए के तमाम एलिमेंट्स को। तो आप इसको कहोगे, यहां पर आपने कहा था एटॉमिक ऐड, और आपने कहा मैं ऐड करना चाहता हूं इन ए वेरिएबल सम, सपोज उसका नाम सम रख दिया था हमने।
तो सम इस जगह डी सम है, डी सम इसमें ऐड करना है। और मैंने हर थ्रेड ने अपने ith एलिमेंट को ऐड करना है, तो डी ए ith एलिमेंट, ये ऐड कर दिया आपने। तो एडिंग द एलिमेंट्स ऑफ एन अरे में सिर्फ ये कोड होगा। आपके पैरामीटर्स में डी ए होगा, एच ए से डी ए में डाटा आया, उसमें आपने रिटर्न जिस डाटा में आप लोगे और आया वो सब सपोज यहां डी सम होगा, और अगर ये n भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी हैं तो वो n होगा। मगर मेन पैरामीटर्स क्या होंगे, डी ए एंड सम, और उन पे कोड क्या होगा, मैपिंग तो आपको करनी है सारे एलिमेंट्स की। फिर सिर्फ ये वाली स्टेटमेंट होगी, ये ओनली दिस, उसमें ये स्टेटमेंट है ही नहीं, क्योंकि उसमें डीए में डाटा है और उस डाटा को आपने यहाँ डीए के डाटा को आपने तमाम एलिमेंट्स को ऐड करना है। तो वो एक कॉमन जगह ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ इस इक्वल टू ये चीज जो एटॉमिक ऐड जो है ये आपने डीपी की जो है सम पर अप्लाई कर, सम यहाँ सम लिख दिया, इसमें आप चाहते थे या डी सम, यहाँ डी सम और ये डी ए आए। ये आपका वो वाला प्रॉब्लम जिसमें हम कह रहे थे ऐड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एन अरे इनटू सम, वो ये है। उसके यहाँ पैरामीटर होंगे, उसका यहाँ कोड होगा, कोड कुछ भी नहीं है, ओनली एटॉमिक ऐड, ये वाला। जब हम आपसे कहें डॉट प्रोडक्ट, तो उसमें हमने आपको दो काम दे दिए, एक एलिमेंट वाइज वेक्टर मल्टीप्लाई एलिमेंट वाइज, ये जो पहले आप कर चुके थे, और उसी में अगला स्टेप होगा ये सम वाला, जिसको हम डॉट प्रोडक्ट के लिए सम कर रहे हैं, इसलिए हम उसका नाम डीपी रख दिया है, मगर ये डॉट प्रोडक्ट वाला सम है। तो वो आपने ये स्टेटमेंट उसके आगे लिख दी, तो ये आपका डॉट प्रोडक्ट वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। सम वाले में वो हो गया, बाकी मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट मैंने अभी आपको बता दिया, एडिंग ऑफ वेक्टर ये बता दिया। अब ये वो छोटे छोटे सारे वेरिएशंस थे जो मैंने पहले आपको सी में दिए, आपने उस वक्त उनको समझना है। अगर आपने समझा हुआ है तो आपके कर्नल में जो तरीका है किसी कोड को लिखने का कि फॉर लूप हट जाते हैं, ये हट जाता है, उस फॉर लूप की जगह हर एलिमेंट आई पे मैप कर जाता है, बाकी तो बहुत कुछ वही है, ये स्टेटमेंट्स वही हैं। हाँ, ये स्टेटमेंट जिसमें आपने एक ही वेरिएबल में ऐड करना होता है, इसकी जगह एटॉमिक इंस्ट्रक्शन आती है, जब एक ही वेरिएबल में सबने ऐड करना है, तो वो चेंज है। ये वही है, फॉर लूप की जगह ये है, बाकी सब कुछ वही है। तो आपको पैरामीटर पास करके फंक्शन बेस्ड मैंने सी में करवाया ही इसीलिए था। आप हालांकि उसको कह रहे थे कि सर ये तो मेन में ही हम लिख लेते, मैंने कहा नहीं, आपको फंक्शन कॉल आनी चाहिए, क्योंकि फंक्शन कॉल आएगी तो तमाम वैरायटी ऑफ फंक्शंस को आप हैंडल कर लोगे विद वेरी लिटिल चेंज। अगर वो नहीं आएगी तो आप दोबारा सारा बड़े बड़े कोड एक ही जगह फ्लैट लिखते चले जाओगे एंड यू विल बी लॉस्ट। तो ये समझना फंक्शन कॉल क्या है, ये समझना पैरामीटर कैसे पास होते हैं, दिस इज योर सी नॉलेज जिसको आपने रिवाइज करना। और ये छोटी छोटी बातें हैं कि ये मैप कैसे होता है, और फॉर लूप की जगह मैप हो जाता है, और जहां पर थ्रेड एक ही जगह लिखते हैं वहां एटॉमिक इंस्ट्रक्शन आ जाती है, ये इसके बारे में नई बातें हैं। तैयारी कैसे की जाती है ये भी नई बात है, ठीक है ना। ओके, अब बताइए, ये आपको क्लियर होना चाहिए। मैंने पिछली दफा भी आपने जब लैब की बात की थी तो मैंने बताया था, ये एक एक लफ्ज कोड वाइज, लाइन वाइज, इंस्ट्रक्शन वाइज और उसकी जस्टिफिकेशन वो यहां है, इन स्लाइड में है विद ऑल द रीजन। हम बिल्कुल आपको 100% एक कोड लिखकर, ये सब जगह वो कोड है, उसकी रीजन है। लेकिन अगर हम एक सफे पे ये सारे ही कोड लिख के आपको दे दे तो फिर असाइनमेंट में आपको क्या करवाएं, ये करवाएं कि ओके जस्ट कॉपी पेस्ट। इसलिए आपको अलग अलग स्लाइड्स में हर कोड की लाइन दिए समझाइए, फिर हमने आपसे असाइनमेंट में मामूली वेरिएशंस के साथ उसी कोड को लिखना कि आप खुद लिखो, ताकि आपको अपने हाथ से वो लिखनी भी आए, वरना आदमी देख के और कट पेस्ट कर ले तो उसे वैसे ही
समझिए वो सोचने की कोशिश ही नहीं करता। इसलिए आपसे कहा कि हैंड रिटन करो या नोट पैड पे खुद लिखो और फिर उसको वहाँ उस एनवायरनमेंट में कॉपी करके रन करो। नोट पैड से वहाँ आप कॉपी करते हो गूगल को लैब में और उसको कोड वाले हिस्से में उसको रन कर देते हो और वो चल पड़ता है। एरर है तो एरर देता है। एरर आना किसी प्रोग्राम में, ख्वाह वो सी का प्रोग्राम हो, ख्वाह वो सी प्लस प्लस का हो, या वो क्यूडा सी का, प्रोग्राम जब आप लिखते हैं तो उसमें एरर आना कोई अजूबा या मायूस कुन बात नहीं है। हमेशा रूल ऑफ द गेम इज फॉर द प्रोग्रामर 99% टाइम फर्स्ट टाइम उसका कोड नहीं चलेगा। तो वो कोई कमाल नहीं है कि आपने कोई ऐसा कोड पकड़ लिया था या कॉपी कर लाए थे को जो जिसने सारे बग निकाल दिए थे और आपने कॉपी पेस्ट किया तो आपको ये तो फर्स्ट टाइम ही चल गया। नहीं, नॉर्मली कोई भी रीजनेबल प्रॉब्लम सॉल्विंग जब आप नहीं करते हो और उसका आप उसके कोडर हो, आपको उसका इल्म है, फिर भी रूल ऑफ द गेम इज फर्स्ट टाइम आपसे कोई ना कोई एरर हुई भी होगी और जब आप रन करोगे तो कंपाइलेशन स्टेज पे एरर्स आएगी, बाद में रन टाइम पे भी एरर आ सकती हैं, ज्यादातर कंपाइलेशन में आएंगी। तो उससे कोई मायूस बात नहीं है कि यार ये तो तबाही होगी, हमेशा आएंगी। आपको अगर समझ है अपने कोड की, अगर आपने लिखा समझ के है, उसकी आपको लॉजिक एज ए फ्लो चार्ट या जैसे यहां मैंने बताया स्ट्रक्चर चार्ट के तौर पे समझ है और आपने एक एक लाइन उस समझ से लिखी थी, तो जहां जहां वो एरर मैसेज आएंगे वो फौरन आपको पता चल जाएगा यार इधर तो वो कॉलन मिस किया हुआ है, यहाँ तो मेरा फॉर लूप ठीक नहीं लिखा, यहाँ तो मैं, आप उन्हें ठीक करोगे फिर वो कोड रन होगा। जबकि ये भी रूल ऑफ द गेम है कि वो फर्स्ट टाइम कोड्स आपके नहीं चलते और एरर आती हैं। ये भी रूल ऑफ द गेम है कि अगर आपने समझ के किया है तो ऑल द कोड्स रन, समझ के किया है तो डीबग करना और उसको रन करना इज नॉट अ प्रॉब्लम। हाँ, अगर इफ यू हैव नो आइडिया कि आपने क्या लिख दिया था, वो आपने कहीं नेट से ले लिया था और उसको कोशिश की थी और अब नहीं चला, तो यू कांट डू ए डैम अबाउट इट। आपको पता ही नहीं चलेगा कि होगा क्या, एरर कहाँ है, क्यों है, क्या करूं। तो प्रोग्रामर के लिए एरर को डिबग करने का सेंस, प्रोग्राम को अंडरस्टैंडिंग से लिखने का सेंस इज ए मस्ट। वरना वो कहेगा मैंने तो यार उधर से कॉपी किया था, ये चल नहीं रहा, अब मैं क्या करूं, और ही कांट डू ए थिंग अबाउट इट। तो समझ के कोड को लिखना और डीबग करना इज द रूल ऑफ द गेम। ठीक हो गया? बताइए अब कोई इस ये पूरी असाइनमेंट के कोई क्वेश्चन जो आपको कोडिंग वाइज नहीं समझ आ रहा वो यहां क्लियर करो, उसके बगैर आपके आगे के सारे कोई असाइनमेंट नहीं चलेगा। सर हाँ, सर हम एटॉमिक ऐड की मदद से इसको मिक्स और मेन निकाल सकते हैं। मेन, मेन में एटॉमिक ऐड की मदद से सर मैक्सिमम नंबर अरे में से फाइंड करना और हाँ हाँ, मिनिमम नंबर। ओ नहीं, अच्छा देखो, ये हमारे एटॉमिक फंक्शन का सेट है, इसको आपको पूरा देखो आपको आदत होनी चाहिए सी में भी, सी प्लस प्लस में भी, क्यूडा सी में भी, कि आपको अपना इनके मैनुअल या इनके रेफरेंस प्लेस होती है जिसमें वो सारी चीजें जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो आप हमेशा उनको रेफर करते रहते हो और वहां से देखते रहते हो क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, सी क्या कौन सी चीजें कैसे करती है, वो आपका हमेशा आदत होनी चाहिए रेफरेंस मैनुअल या रेफरेंस साइट से वो देखना। अब एटॉमिक, हमने आपको एटॉमिक सिखाया और उसका कॉन्सेप्ट बताया कि ये करता है कि एक तो ये जब कॉमन लोग लिखते हैं तो वो अवॉइड करता है रेस कंडीशन को और उन मल्टीपल थ्रेड से किसी एक वेरिएबल मॉडिफाई करने के मामले को हैंडल कर लेता है। उसके लिए हमने बताया एक तरीका लॉक इन लॉक का होता है, सी में भी था और जगहों पे भी है, लिनक्स में है लॉक एंड लॉक, यहाँ भी लॉक एंड लॉक का ऑप्शन है, मगर उसमें थोड़ी सी आपको इस केस में थोड़ा सा एडिशनल वर्क करना पड़ता है लॉक एंड लॉक का लिखने में। और ये लॉक एंड लॉक का ही एक आसान तरीका हर जगह ये होता है एटॉमिक इंस्ट्रक्शन, उसको कहते हैं एटॉमिक इंस्ट्रक्शन। एटॉमिक का वर्ड कहता है कि जस्ट लाइक एन एटम, जिसको लोग कहते थे ब्रेकेबल नहीं है, तो इट्स वन इंस्ट्रक्शन, यानी जब ये शुरू हो जाएगी तो यही रन होगी और उस वक्त दूसरा कोई और इस इंस्ट्रक्शन में दाखिल नहीं हो सकता, इसको एटॉमिक इंस्ट्रक्शन। तो लॉक एंड लॉक वाली इंस्ट्रक्शन का तरीका उसमें भी ये था कि जिसने लॉक कर लिया वही सिर्फ अब रन करेगा, दूसरा कोई एंटर नहीं हो सकता, वही चीज एटॉमिक है।
लेकिन लॉक एंड लॉक और एटॉमिक आर द वे ऑफ डूइंग इट। अब लॉक एंड लॉक में भी जो भी काम आप करेंगे उस वेरिएबल या उस फंक्शन को यहां मेंशन करेंगे। एटॉमिक में भी ये सारी वेरिएशंस मौजूद हैं कि एटॉमिक कहां कहां जरूरत पड़ सकती है। पहले तो ये देखें, जब भी कॉमन वेरिएबल में कोई काम करना हो और बहुत सारे थ्रेड में करना हो तो आपको एटॉमिक इंस्ट्रक्शन की जरूरत है। उन्होंने आप एक उन्होंने मुख्तलिफ कामों के लिए जहां पर लॉक एंड लॉक या एटॉमिक की जरूरत होती है, उन्होंने अलग अलग एटॉमिक इंस्ट्रक्शंस आपको दी हैं। पहले तो ये जरूर आपको पता हो कि आपने एटॉमिक सिर्फ उस सूरत में इस्तेमाल करना है जहां कॉमन वेरिएबल की वेरिएशन या हैंडलिंग हो रही है बाय मैनी थ्रेड्स। हर जगह एटॉमिक इस्तेमाल करके अगर वो प्रोग्राम चल भी जाए तो इनएफिशिएंट होगा। फर्ज करें यहां पर ही डॉट प्रोडक्ट में आपने ये जो दो एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करके डीसी में डालना था, अगर आप एटॉमिक इसको भी एटॉमिक इंस्ट्रक्शन कर देते तो ये भी चलता, मगर क्या मसला होता कि गैर जरूरी तौर पर ये हर थ्रेड अपना बारी बारी करता, लाइक ए फॉर लूप। ये तो आपका ये प्रोग्राम अननेसेसरली आपने स्पीड लूज कर दी। हालांकि काम एटॉमिक का मतलब ये हुआ कि बारी बारी हर एक बंदा अपने एलिमेंट्स ऐड करके सी में डाले, मगर एटॉमिक करने से वो तरतीब में आ जाएंगे और सारे थ्रेड पैरेलल में नहीं करेंगे। आपने एटॉमिक यहां नहीं डाला तो सारे थ्रेड्स ने अपना एलिमेंट डी ए और डी बी को मल्टीप्लाई करके डीसी में एक स्टेप में डाल दिया, सारे थ्रेड ने। तो आपने कहीं भी एटॉमिक ऐसी जगह इस्तेमाल नहीं करनी जहां उसकी जरूरत नहीं है, इसलिए हमने यहां एटॉमिक इस्तेमाल नहीं की। हालांकि यहां आप एटॉमिक करते तब भी ये काम हो जाता, मगर वेस्ट होता, आपका स्पीड कंप्रोमाइज होती। अच्छा, उससे अगले स्टेप में जब आपने डीसी के सारे एलिमेंट्स को ऐड करना था, अब ये बहुत सारे थ्रेड्स अपने अपने एलिमेंट को एक कॉमन वेरिएबल में ऐड कर रहे हैं डीपी में, डॉट प्रोडक्ट। अब ये काम अगर आप एटॉमिक से नहीं करते तो वो रेस कंडीशन हो जाती, आपके रिजल्ट गलत हो जाते। एक ही वेरिएबल में जब बहुत से थ्रेड्स लिखते हैं और अगर आप उसे कंट्रोल ना करो तो आपको एरर हो जाएगी। इसलिए ये एटॉमिक में किया। तो पहला तो एटॉमिक का इस्तेमाल ही बड़ा चूजी है। फिर एटॉमिक यहां ऐड का है तो इस वेरिएबल में सम के लिए भी आपने ये वेरिएबल सम लिखा और जो चीज ऐड करनी थी हर थ्रेड ने वो लिखी और ये काम हो गया। इसी तरह डॉट प्रोडक्ट में भी आपने डॉट प्रोडक्ट में ऐड करनी थी और जो डीसी को ऐड करना था हर एलिमेंट का आई वो कर दिया। यही मामला जब आपने एक अरे के एलिमेंट्स में मैक्स ढूंढना है, ये एक अरे है डी ए से डी ए और इसके ये एलिमेंट्स हैं बहुत सारे, ये यहां लिखे हुए हैं। अच्छा, इन एलिमेंट्स में ये कोई है 5 तो 7 तो 9 80, इसमें से आपने मैक्स ढूंढना है। हर थ्रेड अगर पैरेलल में आता है और वो अपना एलिमेंट यहां से चूज करता है, उसको हमेशा जब ये मैक्स मिन होते हैं सी में आप लिखते हो तो आप क्या करते हो, एक वैल्यू इनिशियली लेट से एक्स में आप ले लेते हो 0 फर्ज करो, और पहले ये वाला एलिमेंट इससे कंपेयर करता है। अगर ये बड़ा है तो ये अपनी वैल्यू वहां लिख देता है उस जगह। फिर दूसरा एलिमेंट उससे कंपेयर करता है और अगर ये उससे बड़ा है तो फिर ये वहां पहले रीड करता है, उसे चेक करता है कि क्या मैं उससे बड़ा हूं, रीड और फिर राइट। अगर बड़ा है तो लिख देता है, अगर छोटा है तो नहीं लिखता। इस तरह ये सी में मैक्स कैलकुलेट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपका जो मैक्स का वेरिएबल है इसका नाम एक्स रख लो या मैक्स रख लो, चलो इसका नाम मैक्स रख लेते हैं, चलो मैक्स में एक्स ही, कि एक्स में आपने मैक्सिमम को डालना है। पहले 0 डाला मगर हर एक ने उसको पढ़ा, अगर वो बड़ा था तो उसको लिखा और चलते गए और सारे लूप के एंड पर आपने हाईएस्ट वाला इसमें आ गया। ये सी में आप करते हो। यहां सारे थ्रेड अपने अपने एलिमेंट को रीड कर रहे हैं और फिर वो इस जीरो नहीं, इधर जो भी एलिमेंट पड़ा है उससे कंपेयर करते हैं। अगर वो बड़ा है तो वो अपने वाले एलिमेंट को वहां लिखता है। अब एक ही मेमोरी में हर एक ने ये रीड और राइट करना है।
अब प्रॉब्लम है, काम वही है मगर अब प्रॉब्लम है क्योंकि कंटेंशन एक ही जगह रीड राइट करें तो रेस कंडीशन होती है, इसलिए अब ये काम भी एटॉमिक से होना है। एटॉमिक वालों ने आपको रेडीली वो फंक्शन बना के दे दी, वरना आपको ये कोड लिखना पड़ता। तो उन्होंने कहा ओके, हम किसी भी एक वेरिएबल में आप उसका यहां नाम डाल दो एटॉमिक मैक्स। उन्होंने ये मैक्स का पूरा कोड उसके अंदर है कि जो उस लोकेशन पे कंपेयर करेगा, अगर वो बड़ा है तो लिख देगा हर थ्रेड को पैरेलल में। तो यहां अब आपने मैक्स में ये फर्स्ट कोड एक्स में मैक्स कैलकुलेट करना, यहां आप एक्स लिखेंगे जिसमें मैक्स डालना है, और यहां हर थ्रेड जो अपना नंबर लाएगा, अगर ये अरे डी था डी ए, तो आप कहोगे डी ए आई। आई का मतलब है थ्रेड अपना इंडेक्स इस्तेमाल कर रहा है। आपका आई जो होता है इसमें क्या होता है, आपका आई ये होता है हर थ्रेड का इंडेक्स। ये हर थ्रेड अपना इंडेक्स पॉइंट करके वैल्यू लाएगा, उसको इस x की वैल्यू से कंपेयर करेगा, अगर वो वैल्यू उसकी बड़ी है तो वहां लिख देगा। तो एंड में ये अब एटॉमिक मैक्स लिख रहे हैं, उसके अंदर ये कोड है जो ये काम करेगा, और आपको एंड में जैसे ही रन करोगे x में मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह एटॉमिक मिन में भी हर एक कंपेयर करेगा, अगर वो छोटा है तो लिख देगा, और इस तरह वहां मिनिमम आ जाएगी। तो एटॉमिक मिन अगेन वो वेरिएबल जहां मिन डालना है, और वो हर थ्रेड का वो एलिमेंट जिसने कंपेयर करना है एटॉमिक मिन। तो ये सारे सम एटॉमिक सम जो है एटॉमिक ऐड से, मैक्स एटॉमिक मैक्स से, मिन एटॉमिक मिन से। इसी तरह सम अगर आपने काउंट जैसे करना था, हिस्टोग्रामिंग में काउंट करना है, तो आपने एक टेस्ट कंडीशन अप्लाई की, और उसके बाद आपने कहा कि ओके अगर ये कंडीशन ट्रू है तो काउंटर को इंक्रीज कर दो। हिस्टोग्राम में है ना काउंटर इंक्रीज, तो उस काम को करने के लिए क्योंकि सेम काउंटर में इंक्रीज करना है आपने, सेम काउंटर एक ही वेरिएबल है और उसी में ऐड करना है हर थ्रेड ने पैरेलल में, तो वहां भी आपको रेस कंडीशन है और आपको ये काम करना पड़ेगा, ये वाला काउंटर के इंक्रीमेंट के लिए। वो काम करने के लिए आप दो ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हो। एक ये कि एटॉमिक ऐड इस्तेमाल करो, यहां वो काउंटर लिखो जो वेरिएबल जिसको इंक्रीज करना है, और इधर आप लिख दो 1, तो काउंटर इंक्रीज हो जाएगा 1। जब भी जो थ्रेड में ये होगा वो कंडीशन पास कर रहा होगा तो ये 1 ऐड हो जाएगा उस काउंटर में। ये इंक्रीमेंट काउंटर इस तरह भी हो सकता है। लेकिन इन्होंने एटॉमिक वालों ने एक और आसान इंस्ट्रक्शन भी दे दी, और वो कहा उन्होंने एटॉमिक इंक्रीमेंट, और इसमें खाली वो काउंटर आप दे दें, काउंटर जो भी है आपका जिसको इंक्रीज करना है। अब आपको 1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐड में तो आपको बताना होता है क्या ऐड करें। तो पहले आप अरे के एलिमेंट्स ऐड कर रहे थे तो आपने अरे का एलिमेंट बता दिया, अब आपने इंक्रीमेंट करना था तो आपने यहाँ 1 लिखा। लेकिन अगर आपको नॉर्मल काउंटर है तो 1 बताने की जरूरत ही नहीं थी, तो उन्होंने कहा एटॉमिक इंक्रीमेंट इंक, और आगे खाली वो काउंटर या वेरिएबल बताएं जिसमें इंक्रीमेंट करना है, आगे डॉट करके 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो एटॉमिक इंक्रीमेंट, एटॉमिक ऐड, एटॉमिक मैक्स, एटॉमिक मिन, ठीक है। एंड यू हैव टू यूज इट वेरी डिस्क्रीटली ओनली जहां कॉमन, इन सब में किसी कॉमन मेमोरी से डाटा रीड होना है, उसको या कंपेयर होना है या कुछ होना है, और उस डाटा में फिर डाटा को ऐड करके लिखना है। जहां रीड मॉडिफाई राइट का काम है, जहां एक ही वेरिएबल में बहुत सारे थ्रेड्स ने पैरेलल में लिखना है या मॉडिफाई करना है, उसमें एटॉमिक रेस कंडीशन की वजह से एटॉमिक इंस्ट्रक्शन आपने ढूंढनी है। ये काम करने को मैं एटॉमिक से कैसे करूं और लिखनी है। लेकिन दूसरी तरफ जहां भी कहीं ये अवॉइडेबल हो और उसके बगैर आप करेक्ट काम कर सकते हो, जहां एक कॉमन वेरिएबल को मॉडिफाई करने का इशू नहीं है, वहां आपने किसी सूरत एटॉमिक इंस्ट्रक्शन यूज नहीं करनी। इवन इफ द कोड विल रन बट इट विल बी वेरी इनएफिशिएंट। जैसे मैंने आपको ये बताया कि ये जब अरे आप ऐड कर रहे थे, डी ए डी बी को डी सी में डाल रहे थे, या कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे थे, या एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो इनमें लिखने की जगह हर एक की अलग है। हर एक अपने अपने वैल्यूज को ऐड या मल्टीप्लाई करता है, और एक नई जगह डी सी की एक अलग लोकेशन पर हर एक लिख रहा है।
क्योंकि हर एक अलग जगह पे लिख रहा है तो कोई कंटेंशन या रेस कंडीशन नहीं है। इस काम को एटॉमिक से हो सकता है मगर नहीं करना। क्यों नहीं करना? ये पैरेलल में काम बहुत तेज होगा। अगर आपने इसको एटॉमिक कर दिया तो बारी बारी थ्रेड अपना अपना एडिशन करेंगे और डीसी में डालेंगे, कोड चल जाएगा। ये कोड आप एटॉमिक में डाल के चला सकते हो। क्या आप कहो एटॉमिक ऐड, एटॉमिक ऐड, और इधर लिख दो जिस चीज में डालना है वो डीसी है, ये डीसी आए, ठीक है, डीसी आए, और जिस चीज को डालना है वो डी ए आई प्लस डी बी आई, ये चीज को कैलकुलेट करेंगे एक थ्रेड, और डीसी में अपनी लोकेशन पर लिख देगा। ये एटॉमिक ऐड से भी ये चीज चल जाएगी, आपको एरर भी नहीं आएगा। बट इट इज हाईली इनएफिशिएंट टू यूज इट एट सच प्लेसेस जहां लोकेशन डिफरेंट थी और कंटेंशन या रेस कंडीशन नहीं थी। तो इसको आप इस तरह रन कर सकते हो, नहीं करोगे। ये काम आप पैरेलल में करोगे। ऐसे तमाम काम जो ये सम के थे या मैक्स के, मिन के, जो एक ही मेमोरी एक लोकेशन में सारे थ्रेड्स ने कुछ करना था, वहां या हिस्टोग्रामिंग वगैरह, वहां आपको एटॉमिक के बगैर एरर आएगा। यानी प्रोग्राम अगर चल भी जाएगा, अच्छा वहां एरर भी ना आया, आपने एटॉमिक यूज नहीं किया और ये काम कर दिया, सपोज कंपाइलेशन टाइम पे एरर नहीं आया क्योंकि कोड एक्सेप्टेबल है, लेकिन रेस कंडीशन की वजह से रिजल्ट गलत होगा, आपकी रन टाइम एरर है, रिजल्ट गलत होगा। तो आपको एटॉमिक का यूज करना, उसका सही जगह पे यूज करना इज ए मस्ट फॉर ऑल योर प्रोग्राम्स। ओके, ये बात समझ आ गई? जी सर। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? आज हमने सिर्फ रिवीजन का पार्ट किया है क्योंकि आई डोंट वांट कि आपका अगर ये वीक हुआ तो मैं आपको आगे जो आप 2 डायमेंशनल में चीजें करा रहा हूं, सिखा रहा हूं, वो भी आप नहीं कर सकोगे, वो भी नहीं कर सकते। तो पहला स्टेप सी विथ फंक्शन कॉल एंड पैरामीटर्स 100% आपको आना चाहिए। सी, मैं सी प्लस प्लस तो आपसे डिमांड ही नहीं करता। सी प्लस प्लस में आप कहोगे सर मुझे तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्लास सीखनी पड़ेगी, हम क्लास वाले चक्कर में आपको नहीं डाल रहे। हम कह रहे सिंपल सी प्लस प्लस का सिर्फ वो हिस्सा जो विदाउट क्लास नॉलेज है वो आपको आता हो, पहला वो जरूरी है। फिर आप क्यूडा सी का ये पार्ट एटॉमिक और ये पहली असाइनमेंट 100% एक एक चीज आपको रीजन पता हो। कोड चलना खाली काफी नहीं है, कोड को समझ से लिखना और उसको डिबग करना और ठीक करना आना चाहिए। जब ये आ जाएगा फिर आपकी गाड़ी चल पड़ेगी, फिर हम 2 डायमेंशनल में जाएंगे, कन्वोल्यूशन पे जाएंगे और बड़े बड़े काम शुरू कर देंगे और आप फटाफट कर लोगे। ओके, ऑलराइट, यस सर। okay, any questions you have? I think we have, let me see, okay, we have overshot even the time, but it was necessary. तो अगर और कोई क्वेश्चन नहीं है so we will now end the class. Okay, any question about it? ये क्लियर कर लो, इसको खत्म करो आज हर लिहाज से। Any question? नो सर, मेरे पास कोई नहीं है। Okay, all right. Allah Hafiz, see you in the next class. We'll continue. ओके सर, अल्लाह हाफिज। We'll continue with the image processing in the next class. ओके सर, अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz. जी।